चलिए आप लोगों के जो कुछ सवाल हैं जो इथिक्स वाले वो पढ़ लेता हूं। टीएच ग्रीन का वाक्य है, राज्य नैतिक जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं की बाधा है। बड़ा अच्छा वाक्य है। राज्य क्या है? नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं की बाधा है। यदि राज्य कुछ सकारात्मक नहीं करता, राज्य का मुख्य कार्य है उन बाधाओं को दूर करना, उन बाधाओं के लिए बाधा बन जाना जो व्यक्ति के नैतिक जीवन के बीच में आती है। जब हम टॉपिक नंबर 5 पढ़ेंगे, अगर आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो आदर्शवाद को उसमें लेंगे, टीएस ग्रीन को भी लेंगे उस समय, कुछ और भी लोग ऐसे क्या नाम ब्रेड ले, क्या ले, ब्रेड ले, है ना, तो ब्रेड ले को पढ़ेंगे। ये सब लोग एक ही स्कूल ऑफ थॉट के हैं और इन सबका विचार ये है कि राज्य का मूल काम सिर्फ इतना है कि व्यक्ति के नैतिक जीवन की बाधाओं को दूर करे। तो वही वाक्य टीएस ग्रीन का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। इसके बाद समतावादी और समाजवादी विचारधारा के मध्य एक बार अंतर स्पष्ट कर दें, इन्हें एक वर्ग में क्यों रखा जा सकता है। देखो कॉन्टिन्यूम समझते हो, ये है मार्क्सवाद, यहां मान लीजिए 100% समानता, 0% स्वतंत्रता, यानी एक ऐसी विचारधारा जो स्वतंत्रता को बहुत कम महत्व दे, व्यक्तिगत स्वाधीनता की बात कर रहा हूं, समानता पर बहुत ज्यादा बल दे और ऐसा करने के लिए हिंसा की वकालत भी करे। तो इस हिसाब से मार्क्सवाद इस बिंदु पर आ जाएगा, 100% समानता की बात करेगा और व्यक्तिगत स्वाधीनता की बात नहीं करेगा। साम्यवाद से पहले, साम्यवाद में तो मिलेगी, उसके पहले बात नहीं करेगा। इस तरह रिवर्स कर लीजिए कि ऐसे लोग जो 100% स्वतंत्रता की बात करते हैं जितनी अधिकतम संभव हो और 0% महत्व देते हैं समानता को, कहते समानता जबरदस्ती की बात है, हर व्यक्ति स्वाधीन है, अपने हिसाब से जिए, रेस लगे, कानूनी दायरे में रेस लगे और जो आगे निकल जाए तो आगे निकल जाए, उसमें क्या दिक्कत है। आप कह सकते हैं कि इधर 100 पे तो नहीं, लेकिन हाँ 95, 94, 96 के आसपास यहाँ दो विचारधारा आएंगी, एक है नेगेटिव लिबरलिज्म और एक है नियो लिबरलिज्म। समझ पा रहे हैं? नेगेटिव लिबरलिज्म का मतलब आरंभिक उदारवाद, उसमें कौन कौन लोग थे? एडम स्मिथ था, है ना, बेंथम था, हर्बर्ट स्पेंसर था, जॉन लॉक था, वो सब लोग इस तरह के हैं। और लिबर्टेरियनिज्म में जैसे मिल्टन फ्राइडमैन का जिक्र हुआ, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ.ए. हेयक का हुआ, आइजिया बर्लिन का हुआ और किसका हुआ, रॉबर्ट नॉजिक का हुआ, ये सब लोग इस पॉइंट पे आते हैं। स्पष्ट एकदम। इधर मार्क्सवाद को 100 पे मत रखिए, 95 के आसपास कर लीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूम का नियम है कि 100 और 0 पे कुछ नहीं होता है, थोड़ा इधर होगा थोड़ा उधर होगा, इसलिए इसको मान लेते हैं 50-50 का लेवल है। इसका मतलब समानता भी चाहिए, स्वाधीनता भी चाहिए, बैलेंस करेंगे दोनों चीजों को। जब मार्क्सवादियों को लगने लगा 1870s में, देखिए 1844 में कार्ल मार्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट लिखा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ 1818 ईस्वी में हुआ, जब वो 26 साल का था, 1844 की बात है, तब उसने कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी और 26 की उम्र से पहले जो लिख चुका था उसको बोलते हैं अर्ली मार्क्स, जो आजकल बड़ा प्रासंगिक है। बहुत जबरदस्त विचार थे उसके 26 की उम्र से पहले, जैसे जो आप लोगों की उम्र है लगभग उस उम्र तक वो लिख चुका था ऐसे विचार जिस पर हजारों लोग पीएचडी कर चुके हैं। बाद में फिर उसने क्रांति, वर्ग संघर्ष को सिद्धांत दिए। 1848 में कुछ क्रांतियां यूरोप में हुई, जिसके बाद यूरोप में लोग लगने लगा कि अब हिंसक क्रांतियां होंगी समानता के पक्ष में, तो लोग घबराने लगे वहां पर। तो ऐसा लगा कि अब हिंसक क्रांति का रास्ता ठीक है, लेकिन अगले 20 साल में इंग्लैंड के शासन ने कुछ ऐसे काम करने शुरू किए जिससे लगने लगा कि राज्य भी कोशिश करके समानता के लिए प्रयास कर सकता है। 1850s का जो दशक है, 60s का जो दशक है, बहुत बुरे दशक है इंग्लैंड के इतिहास में, लेकिन हाँ उस समय वहां की सरकार को ये महसूस होने लगा कि हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। ये हुआ तो 1870s की शुरुआत होते होते मार्क्सवाद के भीतर ऐसे लोग विकसित हुए जिन्होंने मार्क्सवाद को खारिज कर दिया। एडवर्ड बर्नस्टीन सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसने सेकेंड इंटरनेशनल में कार्ल मार्क्स के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और यह कहा कि हिंसक क्रांति न आवश्यक है, न उचित है, न संभव है, क्योंकि अब जो नया सोशल फॉर्मेट है उसमें हिंसक क्रांति नहीं हो सकती, उसकी जरूरत भी नहीं है। यहां से बर्नस्टीन की एक पुस्तक है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद, और वहां से यह हुआ कि समाजवाद के दो प्रारूप हैं, एक हिंसक क्रांति वाला, एक है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म की धीमी प्रक्रिया से, सामान्य कोशिशों से हम समाजवाद को ला सकते हैं। उसमें हिंसा नहीं चाहिए, वर्ग संघर्ष नहीं चाहिए, हम इलेक्टोरल तरीकों से, इलेक्शन के तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जिस चीज की शुरुआत बर्नस्टीन ने की उसको हम कहते हैं समाजवाद, और इसी परंपरा में आगे चलकर नेहरू का समाजवाद भी शामिल हो जाता है। तो जब कहते हैं समाजवाद, इसका मोटा मोटा मतलब है अहिंसक समाजवाद, जिसमें इंग्लैंड की फेबियन सोसाइटी आई, जिस फेबियन सोशलिज्म से नेहरू जी प्रभावित हुए। तो फेबियन सोशलिज्म इसी सोशलिज्म का अगला चरण था, और जो बर्नस्टीन था वो तो जर्मनी में था, लेकिन जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, हर जगह इस तरह की अप्रोचेस वहां डेवलप हुई। स्पष्ट हो गई बात? तो समाजवाद कह रहे हिंसा की जरूरत नहीं है, बराबरी लाएंगे, व्यक्ति को स्वाधीनता भी देंगे, किंतु समानता पर बल ज्यादा रखेंगे। इधर व्यक्ति की स्वाधीनता पर बल देने वाले जब चलने लगे तो पूंजीवाद से मजदूरों को बहुत दिक्कत हुई। मैंने बताया था उस दिन, सैलरी इतनी कम, शर्तें इतनी खराब नौकरी की। तो जब क्रांतियां हुई तो इनको समझ में आ गया कि अब चल नहीं पाएगा, तो इनमें जेएस मिल आ गए, लास्की आ गए, हॉब हाउस आ गए, बार्कर आ गए, इन सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा उदारवाद बनाया जिसको हम कह देते हैं सकारात्मक उदारवाद। और आगे चल के, अभी तो सकारात्मक उदारवाद कह लीजिए, और जब आगे चल के आ गए जॉन रॉल्स और मैकफरसन, तो ये धारा लगभग यहाँ तक पहुंच गई। इसको आप कह लीजिए समतावाद। अभी जो 50% की रेंज है ना, ये मैंने जानबूझ के बना दी है। समाजवाद हमेशा समानता को केंद्र में रखेगा, उदारवाद हमेशा स्वतंत्रता को केंद्र में रखेगा। तो उदारवाद के वो लोग जो 50% से ऊपर स्वतंत्रता को मानते हैं किंतु लगभग उतना ही महत्व समानता को देने लग गए, वो क्या हो गए? समतावादी हो गए। बस समझ में आ रही है आप लोगों को?
ये वाली बात समझ में, आखिरी वाली की बात समझ में आ रही है? कोई जवाब तो दो। ऐसे बुत बन के बैठे हो पत्थर की मूरत की तरह से, ऐसे थोड़ा ना होता है। देखो ये 50 जो है, इसके उधर वो लोग हैं जिनकी राय में स्वतंत्रता का महत्व समानता से ज्यादा है, और इधर वो हैं जिनकी राय में समानता का महत्व स्वतंत्रता से ज्यादा है। जो समानता को स्वतंत्रता से ज्यादा महत्व देगा वो समाजवाद के पक्ष में होगा, और जो स्वतंत्रता को समानता से ज्यादा महत्व देगा वो उदारवादी होगा। ठीक, जिन्होंने स्वतंत्रता को एक तरफा महत्व दिया वो नकारात्मक उदारवादी स्वेच्छातंत्रवादी थे, यानी नियोलिबरलिज्म और नेगेटिव लिबरलिज्म था शुरू में। जब इन सबको चोटें लगी तो जेएस मिल और लास्की ने क्या किया, समानता पर थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया, इधर आ गए। तो ये हो गया सकारात्मक उदारवाद। जब सकारात्मक उदारवाद पर भी सवाल उठने लगे तो जॉन रॉल्स और मैकफरसन ने थोड़ा और अच्छा स्टैंड लिया, वो समानता के और नजदीक आ गए, लेकिन वो है उदारवादी ही, ध्यान रखना है। और उदारवादी होने का मतलब है कि स्वतंत्रता पर फोकस समानता से ज्यादा होगा ही होगा। इसका मतलब वही जो हाफ डिवीजन है उस डिवीजन के एकदम नजदीक किंतु लिबर्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं। मार्क्सवादी एकदम इधर झुके हुए थे समानता के पक्ष में, स्वाधीनता की बातें नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी स्वाधीनता खत्म नहीं कर सकते, करते करते यहाँ, और आप मान लीजिए कि ये लोग भी यहाँ तक पहुंच गए, नेहरू जैसे लोग इधर तक आ गए। अब आपको मुझे ये बताना है, जितनी समानता इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में है, इस और इसकी बात कर रहा हूं, क्या उससे ज्यादा समानता इन दो के बीच में नहीं है? दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है, एक उदारवादी है एक समाजवादी है, किंतु उदारवाद में रॉल्स और मैकफरसन और समाजवाद में नेहरू और बर्नस्टीन ज्यादा नजदीक हैं बजाय बर्नस्टीन और मार्क्स के, या रॉल्स और किसके, बर्लिन या हेयक या रॉबर्ट नॉजिक या बेंथम ऐसे लोगों के। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्तिगत स्वाधीनता, हर व्यक्ति स्वाधीन है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कंपटीशन है, और कंपटीशन में जो आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। पूंजीवाद का और क्या मंत्र है? कंपटीशन, फ्री मार्केट, मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट, मार्केट इकोनॉमी, इन सबके लिए क्या चाहिए? फ्रीडम, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार की वकालत करते हैं, राज्य की शक्तियां कम होनी चाहिए, लेसेस फेयर होना चाहिए, वो सब वकालत करते हैं। पर अभी हम एक पैरामीटर की बात कर रहे हैं ना, उनके और भी बहुत सारे विचार हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वाधीनता, लिबरलिज्म लिबर से बना है, लिबर्टी से बना है, इसलिए उनका सबसे मूल विचार यही है कि व्यक्ति की स्वाधीनता सबसे बड़ा मूल्य है, उससे बड़ा कोई मूल्य नहीं। देखो व्यक्तिगत स्वाधीनता का तर्क ये है कि हर व्यक्ति समाज में इतनी स्वाधीनता मिलनी चाहिए कि अपना जीवन अपने तरीके से जी सके, और अपना जीवन अपने तरीके से जीने का मतलब अपने फैसले खुद लेना। कंपटीशन समाज में है, मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करूं, आपने फैसला किया उद्यम करें, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। आप जो करना चाहते हैं कई और लोग वही करना चाहते हैं, उनमें कंपटीशन होगा। कंपटीशन में जो जितना अच्छा काम करेगा समाज के लिए वो उतना आगे बढ़ेगा। मार्केट इकोनॉमी इंश्योर करती है कि जिस व्यक्ति का सोशल कंट्रीब्यूशन जितना है उसी अनुपात में बाजार में उसकी मांग होती है, और उसकी समृद्धि ये बताती है कि उसने समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये लिबरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट है कि मार्केट इज द बेस्ट जज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि जो समाज के लिए जितना योगदान देगा ठीक उस अनुपात में बाजार में उसकी मांग होगी, और इसलिए उसकी संपदा उतनी ही होगी जितना उसने समाज के हित में योगदान दिया है। यह है नेगेटिव लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म की जस्टिस थियरी है। और ये सब तभी होगा जब हर व्यक्ति स्वतंत्र हो अपने हिसाब से काम करने के लिए, अपनी रुचि या अपने जो स्किल्स हैं, जो पूरा उसने अब तक अर्जित किया है उसके लिए काम करने का। समाजवाद में संभव नहीं होता, समाजवाद में राज्य तय करता है कि आप क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। पूंजीवाद में आप तय करेंगे कि आप क्या करेंगे और मैं तय करूंगा कि मैं क्या करूंगा। इसलिए स्वाधीनता की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखो टॉपिक नंबर 7 में जितने सेकंड एआरसी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। उसके अलावा यदि कोई खास कानून का जिक्र है सेकंड एआरसी में ही, सेकंड एआरसी को बेस बनाया था हमने इस टॉपिक के लिए, और उसकी रिपोर्ट हमने 3 रिपोर्ट विशेष रूप से बेस बनाई थी, तो उसका रेफरेंस बार-बार है। यूपीएससी ने अभी तक केवल एक सवाल पूछा है जिसमें पूछा कि सेकंड एआरसी के हिसाब से स्पष्ट का उत्तर दे। एक और सवाल पूछा है जिसका जिक्र केवल सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में था, जैसे महात्मा गांधी है, आप खूब पढ़ेंगे। और यूपीएससी ने क्या पूछा? महात्मा गांधी ने 7 पापों की संकल्पना दी है, उनके अनुसार कौन से 7 पाप हैं? गांधी के बारे में 10 बुक्स देखने के बाद मुझे पाप नहीं मिले कहीं भी। मुझे कहां से ये पाप ढूंढ रहे हैं भाई? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट है, 7 सेंस का कंसेप्ट है। अंत में कहां मिला? सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में एक पूरा बॉक्स बना के दिया हुआ है 7 पाप की धारणा, कि ब्रिटेन में एक लेखक ने लिखा था ये, उसके जवाब में महात्मा गांधी ने अपने संपादकीय में एक संपादकीय लिखा था कि 7 पाप की धारणा भारत के हिसाब से ये होनी चाहिए, वो लिखा था। पर परीक्षक ने ठीक वहीं से सेकंड एआरसी से सवाल पूछ लिया। इसके अलावा अब तक किसी भी प्रश्न में रेफरेंस सेकंड एआरसी का नहीं है, लेकिन टॉपिक नंबर 7 में आपका उत्तर तब तक अच्छा होगा नहीं जब तक आप अपने उत्तर में बीच बीच में सेकंड एआरसी का जिक्र नहीं कर देंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एआरसी समझ रहे होंगे क्या होता है ना? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। हमारे देश में हमारे देश में अब तक 2 बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बने। एक 1966 में बना था, जो उस समय के एक व्यक्ति थे मोरारजी देसाई, उनकी अध्यक्षता में बना। फिर बाद में वो बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो उनके बदले के हनुमंथैया नाम के व्यक्ति थे जो उसको उन्होंने पूरा किया। सेकंड बनाया कांग्रेस सरकार ने, ये जो मनमोहन सिंह वाली सरकार थी, उसमें वीरप्पा मोइली उसके अध्यक्ष थे, तो उसके रिकमेंडेशन सभी लेटेस्ट हैं। इस बीच में जितने आयोग बने, संविधान समीक्षा आयोग हो, कुछ और आयोग थे, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वगैरह पे बने, पुंछी आयोग जैसे आपने सुना होगा, मदन मोहन पुंछी आयोग,
वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पे ज़्यादा उसने काम किया। इन सरकारी आयोग बना। इन सब आयोगों की रिकमेंडेशंस को भी ध्यान रखते हुए और एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से काम किया सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने। उसकी 15 रिपोर्ट सबमिट हुई, जिनमें से 2-3 रिपोर्ट का संबंध टॉपिक नंबर 7 से है, तो मैं बीच में से रेफरेंस दूंगा। तो बस मेरा निवेदन ये है कि टॉपिक नंबर 7 में जब भी उत्तर लिखें, आपके उत्तर में कम से कम 1 या 2 स्थान पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग शब्द लिखा होना चाहिए, आगे कुछ भी लिखा हो। ज्यादा अच्छा है कि आगे वही लिखा हो जो उसमें है। अगर बाई चांस लिंक ना बन रहा हो तब भी ये कह देना। और देखो ये सब आयोग अच्छी बात तो कहते हैं, अब जब भी कोई अच्छी बात कहेंगे तो उसमें होगी ही होगी, आप इस विश्वास से बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि ठोस बात करें, प्रामाणिक बात करें, हल्की बात ना करें। ठीक है, अब बता दो भाई, फिर मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी। हाँ, अगर एमएलए या एमपी डीएम को गाली बकता है तो डीएम उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, और अगर डीएम सच में डीएम है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो उसे जेल में ठूस सकता है। मुख्यमंत्री हो तो कमरा बंद करके दूसरा झापड़ मार के छोड़ सकता है, खुले कमरे में तो नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, मतलब अगर डीएम करने पे आ जाए और उसको भविष्य की बहुत चिंता ना हो अपने, तो कर सकता है, इतनी पावर रहती है उसके पास। तो सीएम से पंगा बोला तो नहीं लेता है, लेकिन अगर भूतपूर्व सीएम हुआ तो उसको भूतपूर्व व्यक्ति बना सकता है, इतनी पावर रहती है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 7 देखिए। जिस भी राज्य की सरकार ने ऐसा किया कि उसने एनपीआर को या एनसीआर को या सीएए के इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया, अभी उसने आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। आर्टिकल 131 हमारे संविधान का वो आर्टिकल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू होता है, जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का रिव्यू होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आते हैं, बेसिकली सेंट्रल स्टेट वाले आते हैं। अब वो मामले आमतौर पर कौन से होते हैं, जो 7th शेड्यूल को लेकर कंफ्यूजन होता है। 7th शेड्यूल में कोई टॉपिक है, जैसे एक एग्जाम्पल 1960 का ये है गुजरात का, आपको पता है कि कृषि राज्य सूची का विषय है, लैंड राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो गुजरात सरकार ने कहा कि हम ये करेंगे कि भाई किसी व्यक्ति के पास अधिकतम लैंड इतनी ही होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा भी होगा लैंड रिफॉर्म्स में बात थी ना, कि लैंड सीलिंग एक्सरसाइज है कि अधिकतम भूमि इतनी हो सकती है। तो लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि 40 एकड़ की छूट दी सरकार ने एक परिवार को। इन लोगों ने क्या किया, 10 एकड़ जमीन या 20 एकड़ जमीन अपनी गुजरात में रखी, बाकी बेच दी तुरंत। 20 एकड़ यूपी में खरीद ली, 20 एकड़ महाराष्ट्र में खरीद ली, 20 एकड़ उड़ीसा में खरीद ली, सब मिला के 80 एकड़ हो गई। पर क्योंकि लैंड राज्य सूची का विषय है और राज्य की सरकार राज्य के बाहर के मामलों पर इंटरवीन कर ही नहीं सकती, इसलिए जब केसेस बने तो ये कहा गया कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे जा सकती है। ये मामला 131 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या क्या की कि ठीक है कि लैंड राज्य सूची का विषय है, किंतु लैंड सीलिंग का जो पर्पस है वो इनकम है, इनकम डिस्पैरिटी है, और इनकम डिस्पैरिटीज को कंट्रोल करने के लिए विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को यह शक्ति दी जा सकती है कि वो बाकी राज्यों में उसके निवासी की कितनी भूमि है उसका भी लेखा जोखा कर सके, और ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। तो 131 का बेसिक मतलब इन चीजों से होता है। अब ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप हमारे सीधे सीधे संघ सूची का मामला है। संघ सूची के विषय पर वैध प्रक्रिया से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने किया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। पूरा पास होने के बाद किसी राज्य सरकार की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि वो ये कहे कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये कहना सीधे सीधे ये कहना कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। और यदि केंद्र सरकार अपने मूड में आ जाए, अभी ये लोग आ नहीं रहे मूड में अपने, इनको लग रहा है कि पहली तरफ खोल रखे मोर्चे और मोर्चे क्या खोलेंगे इस समय। इन्हें कुछ नहीं करना है, अनुच्छेद 255 का सुंदर सा प्रयोग करना है, सिर्फ एक निर्देश भेज देना है बस, कार्यपालिका वाला, सिर्फ एक निर्देश बस। और निर्देश में लिखना है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप इस एक्ट का ठीक से पालन सुनिश्चित करवाएं बस। और उसके बाद पालन न हो तो हमारा संविधान कहता है कि केंद्र के निर्देश का पालन न होना पर्याप्त कारण है अनुच्छेद 356 लागू करने का। 356 लागू हो जाएगा, सरकारी खत्म हो जाएगी। तो बेवकूफी है, बचपना है, कर रहे हैं करने दीजिए, कुछ दिन करने दीजिए। केंद्र सरकार पता ही आपको, वो तो नोट करिए किस किसका करना है। 356 टाइम आते ही एक दिन अचानक सुबह उठेंगे, पता लगा 3 राज्यों में राष्ट्रीय शासन लग गया। रात को 3 बजे अचानक परिस्थितियां बन गई ऐसी फिर केरल का सीएम उठा, वो कह रहे कि अरे सुनो, करने नहीं, अब सीएम नहीं, सो बाहर निकलो से। अब थे 3 बजे तक, अब 3 बजे अब सीएम नहीं रहे हमारे राज्य के, ऐसा हो सकता है वहां पर। चलो टॉपिक नंबर 7 में देखो, अब तक हमने जो पढ़ा 2 चीजें पढ़ी। पहला शब्द हमने पढ़ा प्रोबिटी इन गवर्नेंस। आप सिलेबस देखते रहते बीच में? हाँ, सिलेबस मिला के पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है, आपको पता लगता है कहाँ तक पहुंच गया मामला। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो वर्ड पढ़ा था वो था कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, वो हो गया था। इसके बाद पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, जो हमने पर्सनल क्लास में पूरा किया था। अब इसके बाद जितना भी हिस्सा है टॉपिक नंबर 7 का, बिखरा बिखरा सा हिस्सा, तो पहले इसको हम थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं कि ये क्या मसला है। बाकी सारे के सारे हिस्से को आप एक टॉपिक के तहत पढ़ सकते हैं, वो ये है कि सुशासन की स्थापना के क्या क्या उपाय हैं। सुशासन की स्थापना के उपाय, कि अगर कोई कहे कि गुड गवर्नेंस कैसे स्थापित करेंगे, तो गुड गवर्नेंस स्थापित करने के बहुत सारे उपाय ये जो बताए हुए हैं वो टॉपिक नंबर 7 के बाकी सब वाक्यों में मेंशन है। अगर आप उन सबको एक साथ एक फ्रेम में लेंगे तो आपके लिए परीक्षा में लिखना आसान होगा। सुशासन की स्थापना का एक तरीका यह है कि आप वर्क कल्चर के स्तर पर काम करें, और वर्क कल्चर के लिए हिंदी में क्या शब्द है? कार्य संस्कृति।
तो पहली बात है कि बढ़िया कार्य संस्कृति होगी तो गुड गवर्नेंस अपने आप आ जाएगी। दूसरा, जिस चीज को कंट्रोल करना है वो है करप्शन। करप्शन को नियंत्रित करना या समाप्त करना। समाप्त तो कोई माइकल लाल कर नहीं पाया आज तक, तो कोई भी कैसे कर लेगा। दुनिया का कोई देश अगर दावा कर देना करप्शन नहीं होता है, आप वहां जाके साबित कर सकते हैं कि होता है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लालच देना है, कोई ना कोई फिसल जाएगा, हो गया करप्शन। कोई बड़ी बात थोड़ा ना उसमें। तो ऐसा है, मतलब मैंने तो जिन भी देशों की यात्रा की मैंने पाया कि लोग सारे एक जैसे हैं, चाहे भारत के हो चाहे कहीं के हो, मौका मिलते ही अकेले भी करप्शन कर लेते, कोई खास बात नहीं। बस ये कि वहाँ आसानी से नहीं होता, यहाँ पे लोग ताक में हमेशा रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, पर हो जाता है। और उसकी एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि ह्यूमन नेचर है, उसे कैसे मैनेज कर लेंगे। तीसरा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। तो सार्वजनिक निधियों का उचित प्रयोग, एक ये भी सेगमेंट आपके उसमें लिखा हुआ है, सार्वजनिक निधियों का समुचित उपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। तो हम इन सबको बारी बारी लेंगे और इन पर थोड़ी थोड़ी बात करके जो प्रश्न आ सकता है वो देख लेंगे। फिर दो शब्द इसमें और आ गए हैं, एक है कोड ऑफ एथिक्स और एक है कोड ऑफ कंडक्ट। आप अच्छे से जानते हैं कि इनको अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नैतिक संहिता और आचरण संहिता। और ये दोनों चीजें जिस चीज में आती हैं उसको बोलते हैं इथिकल गाइडेंस। तो आप चाहें तो इन दोनों को लिख के साथ में लिख सकते हैं इथिकल गाइडेंस। अगर आप चाहते हैं कि सुशासन हो तो इथिकल गाइडेंस पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, जिसका मतलब इस टॉपिक में दो चीजें लिखिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट। फिर इस टॉपिक में एक बात और लिखी है कि एक अच्छी सरकार, एक अच्छा शासन वो है जहां इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपर हो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ठीक। तो हिंदी में क्या बोल देंगे? सूचना का आदान प्रदान व पारदर्शिता। और जैसे ये लिखा है उसके आसपास दो शब्द लिखे हैं, उनमें से एक शब्द लिखा हुआ है आरटीआई। क्या फुल फॉर्म बताओ? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार, इस पे सवाल तो बहुत फंडामेंटल आते हैं, लेकिन आपके नोट्स में पूरे तथ्य भी दे दिए हैं कि क्या है, क्या क्या इसके क्लॉजेज हैं, क्या समस्याएं हैं, सब है उसमें। और दूसरा दिया है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर के लिए हिंदी में क्या शब्द हो सकता है? नागरिक घोषणा पत्र। ठीक। और अंतिम टॉपिक जो उससे बनता है, सातवें टॉपिक का हिस्सा, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। अब सर्विस डिलीवरी के लिए हिंदी शब्द नहीं मिला तो उनका सेवा प्रदाय की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। कि राज्य जो पब्लिक सर्विसेज देता है, आपको ध्यान है पब्लिक सर्विस के दो मतलब थे, एक वो सर्विसेज जो राज्य देता है, एक वो लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो राज्य जो पब्लिक सर्विसेज देता है, जैसे पानी है, बिजली है, लाइसेंस है, कानून व्यवस्था है, वो सर्विसेज राज्य अच्छे तरीके से दे, ताकि सिटीजन को ये भरोसा रहे कि मैं सम्मान के लायक व्यक्ति हूँ, न कि मैं अपमान और छीछादर के लायक व्यक्ति हूँ। जहां जाता हूँ वहीं गाली खा के आता हूँ ऐसा ना लगे, बल्कि जहां जाता हूँ मेरा सम्मान होता है, ये भाव आना चाहिए। सबसे बुरी स्थिति है जब पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते हुए घबराहट होने लगे कि मैं बचूंगा या नहीं। जिनका काम सबको बचाना है, उनसे बचना अगर एक चुनौती हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। और ये चैलेंज सच में है या नहीं है? पुलिस अपने आप में कई बार डराती है, ये चिंता की बात हो जाती है। खैर, अब करना यह है कि हम, अब पहली बात अगर पूछे सुशासन के उपाय क्या है, आंसर आपके सामने है पूरा। अब इनमें से एक एक को लेकर निपटाते हुए चलना है, और मेरे ख्याल 3 से 4 दिन में शायद, या 4.5 दिन में ये सारे पक्ष हो जाएंगे। इसके साथ ही आपका टॉपिक नंबर 7 भी हो जाएगा। फिर 1-2 दिन की केस स्टडीज। एक टॉपिक जो सिलेबस पे नहीं लिखा हुआ है वो हम करेंगे करीब 2 दिन तक, जिसका नाम है अप्लाइड एथिक्स। उसमें हम देखेंगे कि व्यावहारिक जीवन में एथिक्स कौन कौन से हैं, जैसे मेडिकल एथिक्स क्या है, बायो एथिक्स क्या है, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, स्पोर्ट्स एथिक्स क्या है, जर्नलिज्म एथिक्स क्या है। क्योंकि उनमें से 2 पे सवाल आ चुका है। एक तो आ चुका है एनवायरमेंटल एथिक्स पे, शायद 2 साल पहले आया है, एक मेरे ख्याल से मेडिकल एथिक्स पे भी आया है। तो बेहतर है कि जो 7-8 मेन ब्रांचेज हैं अप्लाइड एथिक्स की, उनको हम तेजी से 1-2 दिन में कर लें, उसके नोट्स आपको मिल जाएं। फिर आप सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर तिलक लगाकर युद्ध की ओर प्रस्थान करें कि पूछ जालिम क्या पूछता है हमसे, इस भाव से, है ना, कॉन्फिडेंस ही रहना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे वर्क कल्चर से, कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति, तो सबसे पहली बात तो कार्य संस्कृति के बहुत सारे नाम हैं, तो इसके विविध नाम क्या क्या हैं। फिर देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। अगर सब बेसिक मीनिंग आपको बताना पड़ जाए तो उसमें क्या क्या चीजें आप बता सकते हैं। फिर देखेंगे कि अच्छी कार्य संस्कृति कैसी होती है, व्हाट इज ए गुड वर्क कल्चर। फिर यह कि भारतीय सरकार में जो कार्य संस्कृति है वो अच्छी है या बुरी है। अगर वो अच्छी होती तो टॉपिक पाठ्यक्रम में होता। टॉपिक पाठ्यक्रम में होने का मतलब ही कि हमारी सरकारी कार्य संस्कृति, हमारी सारी सरकारी कार्य संस्कृति कितनी गंदी, यानी कैसी है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है। और इसका उत्तर पहले ही पता है कि स्वस्थ नहीं है।
तो फिर सवाल है कि इसे ठीक कैसे करें। मतलब मन में भाव आना चाहिए कि यार इतने समझदार लोग कर नहीं पाए, मैं कैसे करूंगा। लेकिन ऐसा भाव आप लेके चल नहीं सकते। आपको इस भाव से हाँ, नाउ यू हैव अप्रोच द राइट पर्सन, अब आपने पहली बार सही व्यक्ति से बात की। इस भाव से ऐसा ज्ञान देना उनको कि एकदम लोटपोट हो जाए जमीन में। चलिए ठीक है, इतना पढ़ डाला तो लाइफ जीने डाला, यानी कि कार्य संस्कृति स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले इसका नाम क्या क्या है देखिए। इसका एक नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो अगर प्रश्न इस पर आ जाए तो आंदोलन मत शुरू कर देना कि पाठ्यक्रम से बाहर पूछा है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति भी इसी का नाम है। ठीक, अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो इसको बोलते हैं कंपनी कल्चर। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की कल्चर कैसी है, अगर ये कहना हो तो कंपनी कल्चर। और यदि आप सरकार में काम करते हैं तो इसी को बोल देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। और इस पर प्रश्न आया भी है, शायद आईएएस में या आरएएस में आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर के नाम से। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रशासनिक संस्कृति। तो ये तीन हो गए, कंपनी कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल। और जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपने एक शब्द सुना, कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा ये बताओ, कॉर्पोरेट कल्चर शब्द का प्रयोग हम केवल कॉर्पोरेट के बारे में करते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि जब आप कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर तो आप केवल सूचना दे रहे होते हैं या आप मूल्यांकन कर रहे होते हैं? देखो, जैसे आपने कहा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ये मूल्यांकन वाली भाषा है या सूचना वाली भाषा है? अरे पहले इन दोनों में अंतर तो बताओ। आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं खुद को। सूचना का मतलब है कुछ ऐसा कहना जिससे ये ना पता लगे अच्छा है कि बुरा है, बस ये पता लगे क्या है। क्या है का जवाब सूचना, कैसा है का जवाब मूल्यांकन। ठीक, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप शब्द सुने इनमें से कोई, तो ये सारे के सारे केवल ये बता रहे हैं कि ये वर्क कल्चर के समानार्थक शब्द हैं। प्राइवेट सेक्टर में कहेंगे तो आप कहेंगे इस कंपनी की कंपनी कल्चर कैसी है, सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कैसी है, या एक सामान्य शब्द दोनों पर लागू हो जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसी है, वर्क कल्चर कैसी है, सब एक बात है। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस कंपनी में प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर है, तो कॉर्पोरेट कल्चर एक मूल्यांकन वाला शब्द भी है जिसमें निहित है कि ऐसी ऐसी कल्चर होती होगी। और एक शब्द जो हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, आप देखेंगे भारतीय इकोनॉमिक सेंस में एक शब्द चलता है, लालाजी वाली संस्कृति है। इस कंपनी का काम करने का तरीका लालाजी टाइप का है या बनिए की दुकान टाइप का काम है। हम ये शब्द लिखेंगे नहीं क्योंकि जाति सूचक शब्द भी है, किसी जाति की आलोचना की बात इसमें आ सकती है और वो परीक्षा को बुरा लग सकता है, ना भी लगे तो ही इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर हमारे समाज में जब हम कहते हैं कि इस कंपनी या इस फर्म की कार्य संस्कृति लालाजी की दुकान जैसी है, हम क्या कहना चाह रहे होते हैं कि वो बहुत ही व्यवस्थित कार्य संस्कृति है, या एक कंजूस व्यक्ति के दिमाग से होने वाले सारे फैसले वहां पर होते हैं, हम ये कहना चाह रहे होते हैं। इसका मतलब जब आप किसी वर्क कल्चर को मूल्यांकन परक नामों से बोलते हैं तो आमतौर पर एक दो शब्द और भी आ सकते हैं, और उनमें एक शब्द है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या, बहुत इमोशनल मामला होता है, ये एकदम रूल्स रेगुलेशंस प्रॉफिट लॉस वो सब रहता है। प्रॉफिट लॉस रूल्स रेगुलेशंस रहती है लेकिन नियम से रहता है, किसी एक व्यक्ति के मन से चलेगा ऐसा नहीं होगा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा हम लोगों ने। और दूसरा जो हमें शब्द लिखना नहीं है, आप लिखने के लिए चाहें तो कह सकते हैं परंपरावादी, कि इस कंपनी की कार्य संस्कृति बेहद परंपरावादी है। जब परंपरावादी लिखो हल्के से मुस्कुरा के सोचना कि लालाजी की दुकान लिखना नहीं है, लेकिन भाव वही है। ठीक है, तो परंपरावादी कहने का मतलब हुआ कि ये कुछ बहुत ही रिचुअलिस्टिक टाइप का, पुराने टाइप का मामला है जिसमें कुछ नयापन नहीं है, नवाचार नहीं है, और जो सिस्टम ढर्रे पे चला रहा है, ये मूल्यांकन परक शब्द हुए। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कार्य संस्कृति का अर्थ क्या होता है, इससे क्या पता लगता है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स में सारी बात को समझने का प्रयास कर लेंगे कि कार्य संस्कृति क्या है। देखिए, जब भी इसका अर्थ बताना हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति क्या करती है। और यदि मैं उन तीनों पॉइंट से पहले एक पॉइंट बताऊं तो इसका सिंपल सा मतलब है, किसी कंपनी के भीतर का जो वातावरण है उसको बोलते हैं कार्य संस्कृति। ये समझने के लिए कह रहा हूं, लिखने के लिए 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, आप समझ लीजिए किसी कंपनी के अंदर कैसा माहौल रहता है, कैसा वातावरण रहता है, सब लोगों का व्यवहार क्या है, संबंध क्या है, उन सबके समुच्चय का नाम है कार्य संस्कृति। तो वातावरण शब्द को समझ नहीं आएगा, जब 3 पॉइंट समझ लेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे कि इसका मतलब कैसे बना। नंबर 1 देखिए, हमारी संस्कृति हमें क्या क्या सिखाती है। जो कुछ भी सिखाती है वही चीजें उस कंपनी के अंदर जो सिखाती है उसको बोलते हैं कार्य संस्कृति। ये सबसे पहला तरीका है। जैसे हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि कैसे बात करें, ये सिखाती है। क्या मूल्य होने चाहिए हमारे, क्या मूल्य हो, और साथ में क्या मूल्य ना हो। कैसा आचरण करें दूसरों के साथ, मतलब हमें कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी नाराजगी भी मान लीजिए है, विरोध भी है, तो विरोध की अभिव्यक्ति कैसे करें। इस तरह की 50 चीजें सिखाने का काम किसके पास है, हमारी कल्चर के पास है। जो नॉर्म्स होती हैं हमारी, वो सारी नॉर्म्स कौन सिखाता है, कल्चर सिखाती है ना। ठीक वैसे किसी ऑफिस के भीतर ये सारी चीजें वहां की कल्चर, वर्क कल्चर सिखाती है कि ऑफिस के अंदर कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, आचरण क्या होगा, दूसरों से बातचीत कैसे करेंगे। और जब बातचीत की बात होगी या व्यवहार की बात होगी तो व्यवहार आपकी संस्कृति क्या सिखाती है, छोटों के साथ बड़ों के साथ बराबर व्यवहार किया जाता है या अलग अलग होता है।
तो हो सकता है कि व्यवहार सीनियर से कैसा होना चाहिए, जो आपके कलीग्स हैं या समकक्ष हैं उनसे कैसा हो, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे कैसा हो, और जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसा व्यवहार हो। ये सारी चीजें जो चीज सिखाती है किसी कंपनी के अंदर, उसको बोलते हैं वर्क कल्चर। हमें से किसी की भी संस्कृति में ऐसा नहीं होता कि छोटों से और बड़ों से समान व्यवहार किया जाए। छोटा भी मिलेगा तो आप उसे चिकोटी काट देंगे, एक झापड़ मार देंगे बिना बात के, बिना किसी वजह के, चलता है, छोटे के साथ चलता है। बाल शोषण थोड़ा बहुत तो हम लोग कर लेते हैं, हुआ भी होगा हमारे साथ, लेकिन बड़ों को देखते ही हमारी घिघी बन जाती है, उस समय एकदम हाथ पीछे बांध के खड़े रहते हैं। तो वो कल्चर में सिखाया हुआ है ना। ठीक वैसे ऑफिस के सामने से बॉस आ गया अचानक, झट उठ के वैसे खड़े हो गए ऐसे, और इतने में कोई पियन आ गया, कल क्या घूम रहा था, एक कप चाय ला। इतने बॉस निकल गया, बॉस ने पूछा क्या मांग रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, कुछ नहीं सर, सर कुछ चाय, सर चाय। क्योंकि कौन मर जाती है? नानी मर जाती है उस समय, क्योंकि बॉस बॉस है और जो चाय पिलाने वाला जूनियर है वो जूनियर है। इसका मतलब पहली बात क्या स्पष्ट हो गई कि जैसे हमारी संस्कृति हमें बताती है बहुत सारी बातें, वैसे ही ऑफिस के भीतर जो हमें सब चीजें बताएं उसको बोलते हैं कार्य संस्कृति। ठीक है, तो ऑफिस के अंदर का माहौल, कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, सब एक माहौल बना रहता है। दूसरी बात अगर इसी पे कहनी हो तो आप कह सकते हैं, एक शब्द कभी आपने सुना है, इथोस। मेरे ख्याल से ई भी आना चाहिए इसमें, ETHOES। चेक करो भाई, गूगल वाले जो गूगल सम्राट लोग चेक करें कि इथोस के बहुवचन में ई आता है कि नहीं आता है। डाउट हो रहा है मुझे, नहीं आता पक्का? चलो हटा दो इसको, इथोस। अब ये बताओ कि इसका मतलब क्या होता है इथोस का, किसी कल्चर के इथोस क्या है। इथोस का बेसिक मतलब होता है, कुछ लोग कहते हैं कि दो पक्ष कल्चर में होते हैं, कि इथोस एक इडोस या इडॉन्स बोलते हैं कुछ लोग। जो आपका आंतरिक और मूल्यात्मक पक्ष है उसको बोलते हैं इथोस, और जो बाहरी पक्ष है जीवन का उसको बोलते हैं इडोस या इडॉन्स। एक शब्द चलता है कहीं कहीं। तो इथोस का बेसिक मतलब हुआ, अगर कंपनी की बात करें, जैसे देश की बात करें, तो हमारे देश का इथोस क्या है, तो कंपोजिट कल्चर हमारे देश का इथोस है, नेचर है, स्वभाव है। तो हमारे देश का इथोस क्या है, सहनशीलता हमारे देश का इथोस है, सामान्यतः, कभी कभी नहीं भी होता है लेकिन सामान्यतः रहता है। ठीक वैसे किसी समाज का चरित्र क्या है, आंतरिक चरित्र क्या है, उसको बोलते हैं, उसका इथोस क्या है। तो किसी कंपनी का इथोस यानी कि आंतरिक चरित्र, किसी कंपनी का मूल्य का ढांचा क्या है, इसको बोलते हैं इथोस। और इथोस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, अगर आप चाहें तो 4-5 शब्द कम से कम लिख के अपना काम चला सकते हैं। पहला है उस कंपनी का विजन क्या है, विजन के लिए सही शब्द हिंदी में क्या हो सकता है, नजरिया, दृष्टिकोण क्या है, लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य एक शब्द लिख लीजिए, लक्ष्य। दूसरा लिखिए नजरिया, उस कंपनी का नजरिया या दृष्टिकोण क्या है। फिर वह कंपनी किन मूल्यों पर टिकी हुई है, उसमें किन बेसिक वैल्यू सिस्टम्स को फॉलो किया जाता है। चौथा है नॉर्म्स क्या क्या है, नॉर्म्स यानी प्रतिमान। आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियों में कर्मचारियों के लिए मानवाधिकार बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। मालिक लोग ये मान के चलते हैं कि उनका मूल अधिकार है कर्मचारियों से बदतमीजी से बात करना, मतलब घोर बदतमीजी से, और उन्हें रत्ती भर संवेदना नहीं होती कि संयोग की बात है कि मैं मालिक हूं और वो एक सेवक है। इसका उल्टा हो सकता था, संयोग की बात है। और बेरोजगारी क्या नहीं करवाएगी, सब करवाती है, वो बेचारे काम भी करते हैं, गालियां भी खाते हैं। तो प्रतिमान क्या है, उस कंपनी के लोग किन प्रतिमानों पर आचरण कर रहे हैं, वो सब मिलकर बनता है उसकी वर्क कल्चर। आपने अब्राहम मैस्लो का नाम सुना है कभी? बहुत जल्दी हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उससे हम शायद ये समझ पाएंगे कि जीवन के अलग अलग चरण में व्यक्ति की क्या उम्मीदें अलग अलग हो जाती हैं। और किसी व्यक्ति के बारे में फैसला करते समय उसका ध्यान रखेंगे ना कि वो कौन से फेज में चल रहा है जीवन के, तो फैसले आमतौर पर ठीक हो जाएंगे, वरना उसमें घपला होने का स्कोप रहता है। तीसरी बात है इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि किसी कंपनी की कार्य संस्कृति को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, या पहचानने के जो तरीके हैं उनमें सबसे अच्छा तरीका है अवलोकन। अवलोकन के लिए दूसरा शब्द है प्रेक्षण। आप सोचोगे पहला ही आतंकवादी शब्द था, दूसरा सुपर आतंकवादी शब्द हो गया है। तो देखते कि आप में से कौन अवलोकन या प्रेक्षण का अंग्रेजी शब्द बताएगा। ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कायदे से देखना, घूरना नहीं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ध्यान से देखना, कोई महत्वपूर्ण डिटेल न छूटे, कोई महत्वपूर्ण पक्ष न छूटे, गौण पक्षों पर नजर ज्यादा न जाए, इस तरह से देखना। और देखने के बाद कुछ उसके बारे में ठोस तथ्य इकट्ठे कर पाना। क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व ये करते हैं कि उस कंपनी के लोग कैसे कार्य करते हैं, कितना कार्य करते हैं, उनका ऑफिस में आना जाना, टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं, टाइम से लेट रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, वो चीज। तीसरी बात जो पहले पॉइंट में था उसी बात थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, उनका आपस में व्यवहार कैसा है। मुख्य बात है कार्य को लेकर उनका नजरिया क्या है, कि जब कोई नया काम मिलता है तो वो काम करना चाहते हैं या काम से दूर भागना चाहते हैं। एक तो ये, एक और चीज होती है, अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें ठीक से, तो ये भी ऑब्जर्व कीजिए कि उस कंपनी के स्टाफ में कितनी डाइवर्सिटी है। तो वैविध्य कितना है, विविधता, और विविधता विभिन्न स्तरों पर कितनी कितनी है।
विविधता किस किस चीज में हो सकती है? एक तो हो सकती है लिंग के स्तर पर कि पुरुष कितने महिलाएं कितनी, ठीक। और क्या हो सकता है? भाषा के स्तर पर, स्थान के स्तर पर हो सकता है, धर्म के स्तर पर हो सकता है, और भारत की बात है तो जाति के स्तर पर हो सकता है। ये बहुत रोचक स्थिति है, आप इसमें गौर कीजिए। क्या जी? कौन सा? कुशलता। हाँ, कह सकते हैं, जो ऊपर वाला पक्ष है ना, कि वो कार्य कितनी कुशलता से करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, कितनी कुशलता से करते हैं, नवाचार कितना है, ये भी बिंदु हो सकता है। ऐसे सारे बिंदुओं को आप इसमें शामिल कर लें। डाइवर्सिटी बहुत रोचक तथ्य है। आजकल भारत में एक शब्द चलता है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म, जिसके विरोध में अम्बेडकरवादी सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम करते हैं। ध्यान रखना है, पुरुषवादी होने के लिए पुरुष होना अनिवार्य नहीं है, ठीक वैसे स्त्रीवादी होने के लिए स्त्री होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए, हालांकि कुछ फेमिनिस्ट मानते हैं कि स्त्री होना अनिवार्य है। ठीक वैसे ब्राह्मणवादी होने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। आप ब्राह्मण होके ब्राह्मणवाद के विरोध में हो सकते हैं, और आप बिना ब्राह्मण हुए ब्राह्मणवादी हो सकते हैं। ब्राह्मणवाद का सिंपल सा मतलब है उस व्यवस्था को सपोर्ट करना जो व्यवस्था वर्ण के सिस्टम को फॉलो करती है, ब्राह्मणों को सबसे बेहतर मानती है और बाकी जातियों को, वर्णों को उनकी तुलना में निकृष्ट मानती है। अगर आप जानबूझ के या अचेतन रूप से, अनायास रूप से उस सिस्टम के समर्थक हैं तो आप ब्राह्मणवादी हैं। यह अम्बेडकरवादियों का एक सामान्य स्टैंड है। इस स्टैंड पर जब आप कसेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे भारत में मार्क्सवादी पार्टी सारे वंचितों के वंचन को दूर करने का ठेका, अकेला ठेका उसके पास रहा है लंबे समय तक। वो कहती है कि सारा ठेका मेरा है, मैं छोटे ठेके नहीं बांटूंगा किसी को, सारा ठेका मैं ही रखूंगा अपने पास। और जब से अम्बेडकरवादी उठे, उन्होंने कहा कि ना, ब्राह्मणवाद को बचाने की आखिरी कोशिश मार्क्सवाद है। भारत के समाज की मूल समस्या गरीबी अमीरी नहीं है, भारत के समाज की मूल समस्या निम्न और उच्च जाति की समस्या है। और जब उच्च जातियों के कुछ व्यक्तियों को लग गया कि अब ये जातीय जो सोपान क्रम है, स्ट्रेटिफिकेशन है, स्तरीकरण नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने मार्क्सवाद को, ब्राह्मणवाद को जिंदा रखने के आखिरी हथियार के रूप में चुन लिया है। और प्रमाण यह है कि सीपीएम के सारे ऊंचे पदों पर ब्राह्मण बैठे हैं, सब उच्च वर्णों के लोग हैं। एक आदि का अपवाद कोई हो तो होगा कि सब ब्राह्मण या सवर्ण है, अवर्णों की पहुंच वहां भी नहीं है, महिलाओं की पहुंच भी नहीं के बराबर। एक आध महिला छोड़ दें अगर एक आध महिला को छोड़ दें तो सारे पुरुष बैठे हैं, और जो पुरुष बैठे हैं उनमें कोई बसु है, कोई बनर्जी है, कोई चटर्जी है, कोई चट्टोपाध्याय है, ये सारे ब्राह्मण लोग हैं। इस आरोप के सामने मार्क्सवादी तिलमिला जाते हैं पर जवाब नहीं दे पाते कुछ। कैसे जवाब देंगे? मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा संभावना यह है कि ऐसा सोच समझ के नहीं किया गया होगा, और इस बात को मैंने पिछले 3-4 साल में देखा कि चीजें कैसे काम करती हैं। मैं तो व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करता हूं कि हमारे संगठन में डाइवर्सिटी जितनी हो सकती है हो, बिना गुणवत्ता से समझौता किए, क्योंकि निजी क्षेत्र में गुणवत्ता से समझौता करके चल नहीं सकते, सरकारी क्षेत्र में फिर भी चला जा सकता है। अगर आप सोचें कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना आप डाइवर्सिटी को इंड्यूस कर दें अपने सिस्टम में, ये इतना मुश्किल है कि जब भी आप वो टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के रिजल्ट में आप पाएंगे कि ब्राह्मणों का या सवर्णों का अनुपात इतना ज्यादा है क्योंकि उनके पीछे कई हजार वर्षों की ट्रेनिंग प्रोसेस चला रहा है, और जो पिछड़ी जातियां हैं उनके पास नहीं है, महिलाओं के पास प्राय नहीं है। ऐसी परवरिश भी तो होनी चाहिए, और कई हजार साल का अंतर कैसे खत्म हो जाएगा? और इसलिए मैं कम से कम हर 6 महीने 1 साल पे सोशल ऑडिट अपने स्तर पर करता हूं, अपनी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज को देखता रहता हूं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये संभव नहीं रहता कि हम वैसी डाइवर्सिटी ला सकें जैसी आइडियल है, आ ही नहीं पाती है। वही बात है ना, एक विषम समाज में गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतारते हुए आप समानता कैसे ले आएंगे? बिना कोई विशेष उपाय किए, बिना कोई संरक्षणात्मक नीति लागू किए कैसे ले आएंगे? संभव ही नहीं हो पाता है। पर इसलिए कहते हैं कि एक पॉइंट ये भी है कि उस कंपनी में डाइवर्सिटी कितनी है, क्योंकि डाइवर्सिटी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इसको आप ऑब्जर्व करके देखिएगा। एक मेरा हाइपोथेसिस है, मुझे पता नहीं आपको ठीक लगेगा या नहीं। आप खुद बताइए कि मान लीजिए एक ऐसा लड़का है जो बचपन से लेकर जवानी तक, पहले वो पढ़ा बाल विद्यालय में जहां बालिकाएं नहीं होती थी, केवल बाल ही बाल थे, ठीक। उसके बाद फिर वो जब कॉलेज गया तो कॉलेज भी ऐसा मिला जो केवल पुरुषों वाला कॉलेज था, लड़के ही लड़के थे। तो उस कॉलेज में 2000 लड़के पढ़ते थे, और वो ऊर्जा का क्या विस्फोट होता है समझ सकते हैं। 2000 लड़के हैं और सब परेशान है वहां पर, और मतलब बेसिकली वो पढ़ाई करने का ही ऐसा कह के जाते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, मार धाड़, मौका मिला बस में आग लगा दी, ये फूंक दिया, वो फूंक दिया, ये सब ज्यादा रहता है। क्या करें, है ना? आप समझ सकते हैं कि एनर्जी जब चैनलाइज ना हो तो एनर्जी विस्फोटक हो जाती है, विस्फोटक हो जाती है। ये स्थिति उनकी रहती है। और फिर एमएमए किया, वैसे किया, फिर नौकरी में चला गया। वो नौकरी में वही सब हरकतें करता रहेगा क्योंकि उसको बचपन से मनुष्य होने का मौका मिला ही नहीं है। ऐसी कोई लड़की है, बालिका विद्यालय, स्नातकोत्तर बालिका महाविद्यालय, फिर बालिका, कुछ तो विश्वविद्यालय भी बालिका विश्वविद्यालय है। जैसे जयपुर के पास विश्वविद्यालय पता लगा केवल महिलाओं वाला है, कौन सा? नहीं, महारानी कॉलेज नहीं है, हाँ, वनस्थली विद्यापीठ, कोई पूरी यूनिवर्सिटी है, उसमें केवल लड़कियां पढ़ती हैं। ये जो रेजिमेंटेशन है ना कि केवल लड़कियां पढ़ेंगी, केवल लड़के पढ़ेंगे, मैं जो हाइपोथेसिस देना चाह रहा हूं वो ये है कि 2 लड़के हैं, सगे भाई हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक। यानी जेनेटिक डिफरेंस आप ढूंढ पाएंगे उनमें, एकदम सेम मेकअप है जेनेटिक। एक पढ़ा बचपन से लेकर प्रौढ़ होने तक केवल पुरुष 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 विश्वविद्यालय तक पढ़ा, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, ठीक है। और एक बचपन से ही कोविड में पढ़ा है, नर्सरी क्लास से कोविड में पढ़ा है, और कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी, बाकी सब समान है।
कॉलेज के बाकी मूल्य वूल्य सब समान है, लेकिन केवल इतना अंतर है कि एक कोएड में पढ़ा और एक सामान्य में पढ़ा। आपको ये बताना है कि किसी विशेष परिस्थिति में इन दोनों लड़कों के बलात्कारी होने की संभावनाओं में कितना अंतर है। मतलब कुछ लोग मानते हैं कि किसी ना किसी परिस्थिति में पुरुष बलात्कारी हो सकता है, ये अनुमान तो करके चलना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी सभ्य व्यक्ति हो, हमारे घर का व्यक्ति हो। आप इस संभावना को शून्य नहीं मान सकते। और जब ऐसे आरोप जैसे नागार्जुन ने कभी आरोप आ गया है, तो मतलब कहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इस पर विस्तार बात करेंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे कि उन दोनों के केस में आपकी राय में उनमें से बलात्कारी होने की या मोलेस्टर होने की, छेड़खानी करने वाले व्यक्ति होने की संभावना किसकी ज्यादा है। जो लगातार वो लड़का वहां से बढ़ के निकला है, उसकी संभावना ज्यादा है ना। और इसलिए कहते हैं कि अगर उसको डाइवर्सिटी की दुनिया में रहने का मौका मिला होता तो और कुछ होता ना होता, कम से कम एक बलात्कारी, एक संभावित बलात्कारी समाज में कम हो जाता, सिर्फ इसलिए कि उसे ऐसा माहौल मिला कि उसके बाद उसकी कुंठाओं का स्तर ऐसा हुआ नहीं कि वो ऐसा करे। और ये प्रयोग हमने करके देखा अपने ऑफिस में। जैसे एक ऑफिस था, उसमें 7-8 पुरुष थे, काम करते थे। बीच में कुछ ऐसा वैसा मजाक कर दिया किसी ने, बाकी सब खी करके हंस रहे हैं। अब हमने केवल इतना किया कि उस डिपार्टमेंट में महिला की नियुक्ति कर दी। अब वो एक बड़ा कमरा, 8 पुरुष बैठे हैं, एक महिला की एंट्री, वो बैठने लगी, काम करने लगी। 8 सभ्य सज्जन हो गया अचानक। और मुझे लगा कि 10 दिन बाद कहेंगे कि सर ये क्या माहौल खराब कर दिया आपने। किसी ने नहीं कहा। और 1-2 महीने होते थे, जब क्या हुआ, अब 9 के 9 दोस्त हो गए। अब पूरा ग्रुप बन गया दोस्तों का। अब उनके मजाकों का स्तर चेंज हो गया। और वो केवल कहने के लिए नहीं, उनमें से एक दो ने मुझे बताया कि अब हम जब 8 होते हैं, 7 होते हैं, तब भी वैसे मजाक नहीं करते हम लोग। इसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, जो अपने आप होने लगता है। केवल इसलिए कि आप एक डाइवर्स ग्रुप में रहते हैं, इसलिए सेंसिटाइजेशन अपने आप होने लगता है। और इसलिए कहा जाता है कि किसी कंपनी के वर्क कल्चर में एक पक्ष ये भी देखना चाहिए कि वहाँ डाइवर्सिटी कितने प्रकार की है। इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप समझ जाएंगे कि वो ऑफिस, उस ऑफिस की जो डेप्थ है, उस ऑफिस की जो सांस्कृतिक समझ है किस प्रकार की होगी। चलो अब ये बताइए कि 100 शब्द लिखने की हालत है इस पर पूरी, वर्क कल्चर क्या है, और उससे 3 ये विशेषताएं लिख देंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वर्क कल्चर और कल्चर में क्या संबंध है, कि वर्क कल्चर और कल्चर में क्या संबंध है। तो अब आपको बताना है कि हम इसमें क्या संबंध माने। फिर गोले ही गोले बनाएंगे। बताइए, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये और एक ये। सबसे पहले बताएंगे भारत की शान। बताओ शान, 3rd नंबर। तो कितने लोग आप में से नंबर 3 मानते हैं? अरे बाप रे, अपार बहुमत है। तो मान लेते हैं लगभग 300 लोगों ने ऐसा कहा। दूसरा दूसरे में एक व्यक्ति ऐसे करने लगा, उसने कोई नहीं तो ऐसे नीचे कर लिया से, तो इसको मान लेते हैं आधा व्यक्ति है। पहले वाले के पक्ष में कोई भी नहीं, 0। और चौथे के पक्ष में एक है नहीं, चलिए एक व्यक्ति है। क्या जबरदस्त बहुमत देखो, 301.5 वोट में 300 वोट एक को मिले हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आंसर गलत हो इसके बाद भी, क्योंकि ज्ञान की दुनिया में बहुमत हमेशा ठीक नहीं होता। बहुमत से केवल मेले और एमपी चुने जाते हैं, बहुमत से सुकरात और प्लेटो नहीं चुने जाते, है ना। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक ठीक बात है आपकी। पहले आपको समझाता हूं, फिर आप बताइए कि इनमें से कौन सा चित्र बनेगा, उसके बाद देखेंगे। मेरा भी दावा नहीं है, मुझे डाउट हल्का सा है कि शायद ये ना हो, शायद ये वाला हो जाए। ये डाउट है। अभी आप तनाव मत लीजिए, कई लोग कह रहे हो नहीं सकता। अभी थोड़ा वेट तो कर लो यार, एक मिनट रुक तो जाओ। ऐसी क्या हड़बड़ी है, क्या छूटा जा रहा है हमारा, थोड़ा समझते हैं, पहले उसके बाद बात कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो पहली बात तो ये है, कुछ लोग मानते हैं, जैसे एक व्यक्ति का नाम, ये जर्मनी का होगा, उसका नाम की स्पेलिंग ऐसी है, होफस्टेड। जर्मनी में नाम प्रायः इस तरह के पाए जाते हैं। होफस्टेड ने एक थियरी दी जिसको बोलते हैं कल्चरल डायमेंशन थियरी, सांस्कृतिक आयाम का सिद्धांत, कल्चरल डायमेंशन थियरी। ठीक है। और इस सिद्धांत के तहत इसने वही बात कही जो बात आप कह रहे हैं, और वो कह रहा है कि संस्कृति और कार्य संस्कृति में यह संबंध है जो आप लोगों ने संपूर्ण बहुमत से बताया, कि जैसी किसी देश की संस्कृति होगी वैसी ही उस देश के अंदर काम करने वाले उद्यमों की कार्य संस्कृति होगी, ये उसने कहा। तो हम इस बात को एक दो एग्जांपल समझ भी सकते हैं, कैसे होती है कार्य संस्कृति, कैसे काम करती है। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स आपको लेने हों तो उदाहरणों के स्तर पर एक चीज आप ये देख सकते हैं कि हिरार्की एक चीज होती है, सोपान क्रम। आप किसी कंपनी के सोपान क्रम को देखकर यह समझ सकते हैं कि उस समाज में सोपान क्रम कैसे होते होंगे। हिरार्की स्ट्रक्चर्स में यह बात सबसे ज्यादा आसानी से देखी जा सकती है। ठीक, अब इस पर 2-4 बातें गौर करते हैं। भारत की बात कर रहे हैं। भारत के परिवार में सामान्यतः उम्र ज्यादा हो इसका महत्व है या उम्र कम हो इसका महत्व है। किसकी शक्ति ज्यादा होती है? ज्यादा उम्र वाले की। तो भारत की बात करें तो क्या होगा कि जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसके पास पावर ज्यादा होगी परिवार के अंदर। ऐसी भारतीय परिवारों में टोटलिटी में देखें तो पुरुष और महिला में किसके पास शक्तियां ज्यादा हैं? पुरुष के पास है। तो भारत के परिवार की संरचना में शक्ति उसको मिलती है जिसकी उम्र ज्यादा हो, जो पुरुष हो। इसलिए हम बोलते हैं कि पुरुषवादी ढांचा हमारे परिवार के भीतर है। पितृसत्ता जिसको बोलते हैं, पैट्रियार्की दिखाई पड़ती है। और जो छोटे होते हैं
उनके लिए जरूरी होता है कि वो बहुत अदब से बात करें बड़ों से, या फ्रेंडली तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग अपने पेरेंट्स से हाथ मिलाते हैं नॉर्मली, कि जब भी मिलते हैं तो हेलो पापा ऐसे करते हैं? मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ भाई, अपवाद के रूप में तो कर सकते हैं। रुकिए रुकिए, अपवाद के रूप में तो सामान्य बात है कि कोई अपने पेरेंट्स से कभी तो हाथ मिला ही लेगा। आपका रिजल्ट अच्छा, वो पेरेंट्स ने कहा अरे वाह 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 ऐसे कि आपने हाथ मिला लिया, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्मल जो संबोधन है उसमें आप सुबह उठे, पापा देखिए, आपने कहा हाय पापा ऐसे, और या फिर ऐसे आपने ऐसे किया, पापा ने भी ऐसे किया, ऐसे मौका मारा, और पापा ने कहा हाय डूड, आपने कहा बस आई एम कूल, हाउ आर यू डूड, ऐसे करके आपने कहा। ऐसा आमतौर पर नहीं होता होगा ना कि हाथ पापा से कैसे मिलाएंगे, होता ही है हमारी जो हाथ मिलाएंगे पापा से, है ना। जिंदगी में 2-4 बार मौका ऐसा मिल जाता है, अलग बात है, लेकिन सामान्यतः तो आप क्या करेंगे, या तो पैर छूएंगे, और जिनको पैर छूने की अनुमति नहीं है वो क्या करते हैं, ऐसे करके प्रणाम पापा, प्रणाम पापा, एकदम खुद को खुद के अंदर समेट लेते हैं, उसके बाद प्रणाम करते हैं। ये अदब रहता है। तो ये संबंध कौन सा हुआ, औपचारिकता का हुआ या अनौपचारिकता का हुआ? अरे औपचारिक संबंध है, जिसमें दूरी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब वहां संबंध औपचारिकता का है, औपचारिकता का संबंध। और भारतीय परिवार के अंदर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है या तानाशाही के आसपास का मामला है? पर डेमोक्रेसी वहीं तक चलती है जहां तक तानाशाही की शुरुआत की जरूरत ना पड़े। जैसे कई पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बच्चों बताओ, तुम बताओ बच्चों आज क्या खाना चाहते हो बच्चों, और अगर बच्चों ने छूट पटांग बोल दिया, अगर बच्चों ने वही बोला जो बाप सुनना चाह रहा था, फिर बाप बोलता है वेरी गुड चॉइस, वेरी गुड चॉइस, बच्चों की अम्मा यही बना दो। और यदि बच्चों ने बोल दिया पिज्जा खाना है या कुछ चाउमीन खाना है, तो फिर आंख तड़े के बाद बोलता है इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, फास्ट फूड खाते हो, दिमाग चलता नहीं है। तो फिर बच्चे सहम के बोलते हैं नहीं पापा घी और तोरी खाने का मन कर रहा है, हम कद्दू खाएंगे पापा, हम कद्दू की औलाद है तो कद्दू ही खाएंगे, हमें कद्दू ही खिलाओ। तो फिर बाप बोलता है वेरी गुड चॉइस। और इस प्रकार से लोकतंत्र कैसे काम करते हैं घर के अंदर बताइए। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लोकतांत्रिक माहौल रहता है या अधिकार तंत्र रहता है, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन सिस्टम या अधिकारात्मक, है ना। अब आप ये बताओ, अब भारतीय किसी कंपनी या सरकार की ऑफिस की कल्पना कीजिए, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई ऑफिस, प्राइवेट सरकारी, किसी कल्पना कीजिए, आपको सबसे ऊंचे पदों पर ज्यादा पुरुष नजर आएंगे, महिलाएं नजर आएंगी? पुरुष नजर आएंगे, क्योंकि परिवार में पुरुषों का महत्व है। दूसरी बात, भारत के ऑफिस में जो बॉस है और जो उसके अंडर काम करने वाले हैं, उनका संबंध दोस्ती वाला है या उनके संबंध में बहुत अनुशासन काम करता है? अनुशासन। सर सर, पुलिस वालों से तो बात करना, एक वाक्य में 8 सर निकलते हैं उनको, सर 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 ऐसे बोलते हैं, सच में ऐसे बोलते हैं, हाँ सच में ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको आदत हो जाती है आज्ञाकारी होने की, अनुशासन पालन करने की। आप जब पुलिस में आएंगे तब देखिएगा, अभी आपको हंसी आ रही है, सच में ये हाल हो जाता है। और उसके बाद है अथॉरिटेरियन सिस्टम, और इसका मतलब ऑफिस की कल्चर में बहुत लोकतंत्र नहीं है। ऐसे बॉस बहुत कम मिलेंगे जो अपनी राय के विरुद्ध कोई राय सुनने को तैयार हो। इसलिए कहते हैं ऑफिस में कि बॉस को हमेशा यस मैन पसंद आता है, यस मैन। बॉस सुझाव दे, सब बोले यस सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, इतना मौलिक आपने सोचा कैसे सर? बॉस बोलते यही सही आदमी है, और जैसे हल्का सा बोले सर ठीक तो है लेकिन सर इसमें 3 दिक्कतें आ जाएंगी, ये अगली बार से बॉस मीटिंग में बुलाएगा ही नहीं उसे, क्योंकि वो सवाल खड़े करता है। और ये केवल ऑफिस में होता है या स्कूल में, क्लास में भी ऐसा होता है? क्लास में भी ऐसा होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे देश में जो वर्क कल्चर है वो सामान्यतः हमारे हिरार्की स्ट्रक्चर्स को मैच करती है। अमेरिका में हिरार्की स्ट्रक्चर्स इस समय ध्वस्त हो चुके हैं, इसलिए अमेरिकी वर्क कल्चर में हिरार्की स्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो चुका है। आप अमेरिका में ऐसी कई कंपनियां पाएंगे जहां की बॉस कोई महिला हो, आराम से धूमधाम से, भारत की तुलना में बहुत ज्यादा संख्या पाएंगे। आप वहां पर ऐसी कंपनियां खूब पाएंगे जहां पर बहुत कम उम्र का व्यक्ति ऑफिस का बॉस बन जाए और लोग उसको आराम से एक्सेप्ट कर लें। सबसे बड़ी बात ये औपचारिकता और अथॉरिटेरियन। 1970s के बाद से अमेरिकन वर्क कल्चर में नया कंसेप्ट आ गया कि जितना अनौपचारिक रहेगा ऑफिस का माहौल, कार्य उतना बेहतर होगा। पहले वो भी ऐसे ही थे कि ऑफिस जाना कोट टाई टक 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 या साड़ी पहन के टक टक करते हुए जाना है। अब वहाँ आदमी दिन भर अपने कपड़े संभालने में लगा रहता है, काम पे नजर कम रहती है। अब वहाँ क्या हो गया, कोई ट्रैक सूट पहन के आ गया, कोई टी शर्ट पहन के, कोई निकर पहन के आ गया, कोई टेंशन किसी को नहीं, एकदम सहज रूप से काम करते हैं। औपचारिकता कम हो गई है, औपचारिकता बढ़ी है, अथॉरिटेरियन नहीं है। ऑफिस का बॉस भी बाकी एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडली बात करेगा, कोई भी सुझाव दे सकेगा, ऑब्जेक्शन कर सकेगा, डाइवर्सिटी नहीं है इस पर सवाल खड़ा कर सकेगा। और इसलिए कुछ लोग कहने लगे हैं कि अब दुनिया को समझना पड़ेगा कि अच्छी वर्क कल्चर में डाइवर्सिटी का बहुत महत्व होता है। क्या आप इस बात पर 200 शब्द लिखने की स्थिति में हैं कि कल्चर ही डिसाइड करती है कि वर्क कल्चर कैसी होगी? इसमें एक तर्क है, एक एग्जांपल और लेके बात पूरी कर लेते हैं, 2 से आप समझा पाएंगे कि किसी समाज में व्यक्ति का महत्व ज्यादा है या समाज का या सामूहिकता का महत्व ज्यादा है। यह भी एक पक्ष होता है। जब आप किसी कल्चर को इवेल्युएट करें तो कल्चर की इवेल्युएशन का एक पैरामीटर यह भी है कि वहां व्यक्ति का महत्व कितना है और सामूहिकता का या कलेक्टिविटी का महत्व कितना है। इसके भी आप अंतर समझ सकते हैं। मोटा मोटा बताइए कि भारत और अमेरिका में तुलनात्मक रूप से कहां व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, कहां समाज का महत्व ज्यादा है? तो आप कहेंगे व्यक्ति का महत्व कहां ज्यादा है? यूएसए में ज्यादा है। और अमेरिका की तुलना में भारत में सामूहिकता का महत्व ज्यादा है। मतलब वैसे भी ज्यादा है, लेकिन हाँ यूएसए की तुलना में तो है ही। विकसित देशों में प्रायः व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। आमतौर पर उनमें भी आपस में अंतर है। जैसे अमेरिका में
समाज का उतना महत्व नहीं है, पर इंग्लैंड में समाज का महत्व ज्यादा है अमेरिका की तुलना में। तो अपनी अपनी कल्चर का महत्व है, लेकिन मोटे तौर पर प्रत्येक विकसित देश में व्यक्ति का महत्व, उसको मिलने वाला स्पेस ज्यादा हो जाता है। और हर ट्रेडिशनल कंट्री में और विकसित देशों में, एक आध कंट्री जापान जैसी मान लीजिए, जैसे जापान विकसित देश होने के बावजूद वहां कलेक्टिविटी का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। आमतौर पर विकसित देशों में, वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में आमतौर पर व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। अब सोचिए, जिस समाज में व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, अब खुद बताइए कि वहां इमोशंस ज्यादा होंगे या प्रैक्टिकल लाइफ ज्यादा होगी? प्रैक्टिकल लाइफ। व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल काम करता है, वो सबसे समझौतों वाले संबंध करता है, इमोशनल रिलेशन नहीं करता है। तो किसी कंपनी में काम करता है, इमोशनल कमिटमेंट कोई नहीं, प्रोफेशनल कमिटमेंट है कि जब भी छोड़ूंगा इतने महीने पहले बताऊंगा, आपकी कंपनी से कोई नुकसान नहीं करूंगा, किसी नई कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूं। कंपनी का मालिक उससे इमोशनल उम्मीद नहीं करता, एम्प्लॉई अपनी कंपनी के मालिक से इमोशनल उम्मीद नहीं करता, और दोनों अपने महत्व को समझते हैं, कोई तकरार नहीं है। और जिन समाजों में समाज का महत्व ज्यादा है, वहां समाज व्यक्ति से बहुत अपेक्षाएं करता है, इमोशनल से रिलेशन भी होता है। और इसलिए अमेरिका में जो वर्क कल्चर है, उस वर्क कल्चर में सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट्स, हायर एंड फायर, ये शब्द सुना आपने, हायर एंड फायर। जरूरत है तो हायर कर लिया, जिस दिन लगा जरूरत नहीं है फायर कर दिया, और उसमें जरा भी गिल्ट फीलिंग वाली बात नहीं आती कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, कल शाम को एहसास हुआ कि अपेक्षा है तो सुबह आया, काम करने से रोक दी, आज से आपकी जॉब खत्म की जाती है, 1 महीने का नोटिस था, इन लीव ऑफ दैट आपको 1 महीने की सैलरी दी जा रही है, ये चेक लीजिए और जाइए। कोई इमोशन नहीं, सीधी सीधी बात एकदम। भारत की स्थिति अलग है, भारत में मामला इमोशनल हो जाता है। और इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो वर्क कल्चर होगी उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से ज्यादा मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक जिम्मेदारियां, इन सब का भाव ज्यादा आ जाता है। जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उसका भाव बहुत ज्यादा आता है। इसे मैं इस रूप में कहना चाहूंगा कि अगर आप, जैसे भारत में है ना, अगर आपके ऑफिस में कोई सीनियर उम्र का निचला कर्मचारी, सबऑर्डिनेट स्टाफ है, और वो गलत काम कर रहा है, और उसके 3-4 बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, आपको पता लग गया, आप उसको आराम से हटा नहीं पाएंगे। और ये आपके चाहने से नहीं हो रहा है, आपकी कल्चर तय कर रही है। और ठीक वहीं एक अमेरिकन कंपनी का मालिक अपनी कंपनी के ऐसे एम्प्लॉय को तुलनात्मक रूप से बहुत आसानी से हटा देगा, क्योंकि उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इमोशंस की उतनी भूमिका नहीं आएगी, क्योंकि उसकी परवरिश इंडिविजुअलिज्म में हुई है। और आपकी परवरिश ये देखते देखते हुई है, सोचते सोचते हुई है कि जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो मेरे पापा ने मेरे दोनों चाचाओं और बुआओं को पढ़ाया था उनकी शादी किसी बात में, और मेरी मम्मी ने बड़ा साथ दिया, हालांकि चाचा जी कहते कि भाभी ठीक नहीं है। हर घर में ऐसे ही होता है, हर चाचा को लगता है कि बड़े भैया की पत्नी ठीक नहीं है, जबकि बड़े भैया की पत्नी ने उसकी शादी की होती है, वो नाक पहुंच रहा था, शादी हुई थी बड़े भैया की, लेकिन सबको मन में ऐसे एहसास रहते हैं। और सारे बड़े बेटे घर के अपने सारे भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारियां उठाते हैं, क्योंकि वो उस कल्चर का पार्ट हैं जिस कल्चर में कलेक्टिविज्म की भूमिका ज्यादा है। अब बताओ, 200 शब्द लिख लोगे आराम से, हॉफस्टाइल वाली बात। लेकिन ये बात अधूरा सच है, अर्ध सत्य है। तो सच क्या है? आप ये बताएं कि किसी समाज में कल्चर एक होती है या बहुत सारी सब कल्चर्स होती है? बहुत सारी सब कल्चर्स होती है। जैसे आपकी राय में हम सब एक कल्चर के लोग हैं या हमें कल्चर डिफरेंसेस ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक डिफरेंसेस हैं। हालांकि बहुत मामलों में हमारे कल्चर सेम भी है, कई मामलों में अलग भी कल्चर है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं कि एक देश की कल्चर, तो दरअसल हम कहना चाह रहे हैं कि उस देश में बहुत सारी कल्चर्स हैं जो एक दूसरे को काटती भी हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कौन सी कल्चर कहाँ से कैसी आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी कल्चर्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। आजकल कंसेप्ट ये चलता है, सब कल्चर्स, किसी एक समाज में कई उप संस्कृतियां एक साथ काम करती हैं। अब आप कहें भारतीय संस्कृति, तो केरल के लोग गाय का मांस भी खा लेते हैं, नागालैंड के लोग गाय का मांस खा लेते हैं, उत्तर भारत के लोग ये सुनते ही वॉमिटिंग करने लग जाते हैं, या उनको खून खोलने लग जाता है कि ये क्या बात हुई। एक संस्कृति कैसे हुई? मुसलमान लोग अपनी सगी बहन छोड़ के बाकी कजन से शादी कर सकते हैं। हिंदुओं में खा पंचायत बैठ जाती है कि तो गोत्र जोड़ के शादी कर ली, अलग तेवर है। एक ही जिले में, एक ही गांव में साथ साथ रहते हैं, और उसी में मुस्लिम परिवार में खुशी से बता रहे हैं कि मेरी शादी अंकल जरूर आना, किससे है? मेरी बहन से है। लाहौल बिला कुव्वत, क्या बोल रहा है, कैसी बात बोल रहा है, मेरी बहन से शादी है। और उसके घर में पता लगा कि एक गोत्र के लोग हैं, इसलिए गर्दन काट दी। और गोत्र का मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन मानते हैं कि जिनकी गाय वैदिक काल में साथ बंधी थी। वैदिक काल में जिनकी गाय एक साथ बंधी वो एक गोत्र है। तो तेरी मेरी शादी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि गाय साथ बंधी थी। कब? 4000 साल पहले गाय साथ बंधी थी, इस वजह से शादी नहीं हो पाएगी। और पड़ोस में मोहम्मद साहब रहते हैं, वो मेरी बहन से शादी करके आ गए। फिर आप कह रहे हैं कल्चर एक ही है, कैसी ये कल्चर है, समझ में नहीं आ रहा है। दोनों की भाषा एकदम एक है, और इसलिए सब कल्चर आपस में काटती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब सवाल है कि जब किसी कंपनी की कल्चर बनेगी, उस कंपनी की कल्चर को कौन सी कल्चर के प्रभाव के रूप में देखेंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, किसी कंपनी में, मान लो ये कंपनी है, उस कंपनी में टॉप लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो जिन सब कल्चर से आते हैं। फिर एक बात को ध्यान रखिएगा, उस कंपनी के टॉप लेवल मानिए 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग सब कल्चर से आते हैं, सब कल्चर 1, सब कल्चर 2, सब कल्चर 3। सिंपल भाषा में मान लीजिए दिल्ली में कंपनी है, जो पहला उसका मालिक है वो जाट बैकग्राउंड से आता है, मान लीजिए हरियाणा का जाट है, पक्का है, उसका तेवर है, उस तेवर में आता है। दूसरा व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली का कोई वैश्य समुदाय का व्यक्ति, वैश्य समुदाय का व्यक्ति है, मान लीजिए उसका सरनेम है केजरीवाल या अग्रवाल, मान लीजिए कोई वाल मतलब लगा लीजिए, ठीक है। और तीसरी मान लीजिए एक महिला है, और वो महिला दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से पढ़ के उस कॉलेज में पढ़ रही थी,
जहाँ एक जाट भाई भी पढ़ रहा था, और जाट भाई इतना स्मार्ट था कि दोनों में प्रेम हो गया और फिर दोनों का ब्याह हो गया, और अभी तीनों पार्टनर्स बनकर कंपनी शुरू कर रहे हैं और तीनों के सब कल्चर्स अलग अलग हैं। अब आपको ये बताना है कि इस कंपनी के कल्चर को आप इंडियन कल्चर से जोड़ेंगे या इन तीन की सब कल्चर्स का एलसीएम निकलेगा। लेकिन एक बात और भी है कि इनकी जो अपनी सब कल्चर थी कॉलेज में पढ़ने के समय, वो कल्चर्स वैसी की वैसी बची या चेंज हो गई होंगी? वो भी चेंज हो गई होंगी। और इसका मतलब हो सकता है कि जो जाट बैकग्राउंड का व्यक्ति है वो ठीक वैसे विचार न रखता हो जैसे उसके समाज के बाकी लोग रखते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल किसी कंपनी की वर्क कल्चर डिसाइड होती है इस बात से कि उसमें जो टॉप लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उनकी वर्क कल्चर क्या है, और उनकी वर्क कल्चर कुछ मात्रा में अपनी अपने सब कल्चर से प्रभावित होती है। कुछ मात्रा में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी कॉलेज से भी तो होगी, स्कूल से भी तो होगी, यूनिवर्सिटी से भी तो होगी। अगर अमेरिका जाके पढ़ के आ रहे हैं, एक साल नौकरी करके आ रहे हैं, वहां के कल्चर को देखा, वो सीखा, वो भी तो आ जाएगा। और इसलिए हॉफस्टेड की पूरी बात नहीं माननी है। आपको कहना है, अंतिम निष्कर्ष जो बनेगा वो ये कि हर समाज में कई संस्कृतियां होती हैं। कंपनी की कार्य संस्कृति इस बात से तय होती है कि कंपनी के सर्वोच्च पदों पर काम करने वाले कौन हैं। लिखना चाहेंगे इस वाक्य को? लिख लीजिए। किसी समाज में कई उप संस्कृतियां होती हैं। किसी समाज में कई उप संस्कृतियां होती हैं। विराम। किसी कार्यालय की कार्य संस्कृति कैसी होगी? किसी कार्यालय की कार्य संस्कृति कैसी होगी, कौमा, यह इस बात से तय होगा, यह इस बात से तय होगा कि उस कार्यालय के वरिष्ठतम कर्मचारी या मालिक किन उप संस्कृतियों से संबंध रखते हैं। पूर्णविराम। कार्य संस्कृति पूरी तरह इस बात से तय नहीं होगी, कार्य संस्कृति पूरी तरह इस बात से तय नहीं होगी, सेमीकोलन लगाइए, उसमें इस बात का भी महत्व होगा, उसमें इस बात का भी महत्व होगा कि वरिष्ठ लोगों ने अपनी शिक्षा और जीवन अनुभवों में कौन से नए मूल्य अर्जित किए हैं, कौन से नए मूल्य अर्जित किए हैं। चलिए अब तीसरा बिंदु, एक अच्छी कार्य संस्कृति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए। अच्छी कार्य संस्कृति, श्रेष्ठ कार्य संस्कृति। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, एकदम कर सकते। तो अच्छी कार्य संस्कृति की 4-5 प्रमुख विशेषताएं, फिर अन्य में कोशिश कर लेंगे। सबसे पहली बात, आजकल ये माना जाने लगा है कि उसमें वैविध्य का सम्मान होना चाहिए। वैविध्य का सम्मान, और वैविध्य का सम्मान इसके दो मतलब हैं। एक मतलब है कर्मचारियों में वैविध्य, ये तो समझ गए भाई, लिंग, जाति, नस्ल, भाषा, धर्म, वो सारा वैविध्य। अच्छा, कर्मचारी में वैविध्य होने से क्या फायदे होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे इससे फायदा क्या होता है, इससे एक फायदा तो ये है कि वो कंपनी अपने आप में पूरे समाज को रिप्रेजेंट भी करती है और समाज में एक अच्छा माहौल बनाने में भूमिका निभाती है। तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? तो एक तो आप कह सकते हैं कि स्वस्थ सामाजिकता, यानी उस कंपनी में काम करने वाले समाज में ठीक जिम्मेदारी निभाएंगे, कुछ गलत काम नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या फायदा होता है? एक फायदा होता है नवाचार का। अगर सब लोग एक जैसी बैकग्राउंड के होंगे तो उनमें नवाचार की संभावना सबसे कम हो जाएगी। डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के लोगों में किसी भी समस्या को देखने के नए तरीके आ ही जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत बेसिक समझ क्या बनती है, मैंने कहानी सुनी थी, सच है कि झूठ मुझे नहीं पता, हमें सुनाई गई बचपन में। कहा गया कि दो तरह के सिस्टम से, पर्सनल, इंडिविजुअल, फैमिली इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। पहली समझ ये कहती है कि उतना ही खर्च करो जितनी कमाई है। आपने सुना है वो चादर है ना, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, अपनी चादर देख लो भाई, उतने ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। तो हमें बचपन में बताया गया कि ये हिंदुओं की सोच है और इसलिए हिंदू लोग इकोनॉमिक्स से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। आपने कंसेप्ट ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, एक कंसेप्ट चलता था, नहीं सुना? बहुत प्रसिद्ध इकोनॉमिक कंसेप्ट है कि हिंदू जीवन पद्धति में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2.2% जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी कि इसके ऊपर नहीं जा पाएगी। तो खूब पॉपुलर कंसेप्ट था जो बाद में खारिज किया गया। और हमें बताया गया कि जो बाकी धर्म है, हमें इस्लाम के नाम से बताया गया, उनका कंसेप्ट ये है कि पहले पैर फैलाओ
फिर चादर लंबी करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि इस्लाम में ऐसा मानते हैं नहीं, पर हमने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी, और हर धर्म के लोग दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी कई झूठी कहानियां सुनते हैं जो सच में नहीं होती हैं, लेकिन सुना देते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये सब पता तो कर नहीं पाएगा, तो कुछ ही बोल दो। लेकिन एक कंसेप्ट समझा दिया कि भैया अगर आगे बढ़ना है ना, पहले खर्चे बढ़ाओ। जब खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कमाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, और जब कमाना ही पड़ेगा तो कमा ही लोगे। और जब तक इस अप्रोच पे हो कि जितना है उतना में काम चलाना है, तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती। फिर तो आप बस मैनेज करोगे खींचतान करके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेकंड अप्रोच जीवन में उतार लें अपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये विचार वही दे पाएगा जो आपके जैसा ना सोचता हो। और यदि किसी कंपनी में सारे एक जैसा सोचने वाले हो गए, तो उस कंपनी में कुछ नवाचार नहीं होगा। और जेएसएल वाली बात ध्यान रखिए हमेशा कि अगर एक भी नया विचार आया, और हो सकता है कि वही वो विचार हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता हो, वो विचार आने की संभावना हमेशा तब बढ़ेगी जब आपके यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग काम करेंगे। तो पहली बात तो ये कर्मचारियों में वैविध्य हो, दूसरा भूमिकाओं में वैविध्य हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है, एक आदमी एक ही काम करे और स्पेशलाइज करे और स्पेशलाइज करे। लेकिन इंसान और मशीन में जो अंतर होता है ना, उसमें एक बड़ा अंतर यह है कि इंसान हमेशा एक ही काम नहीं कर सकता है, मशीन कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी कोशिश करे कि लोगों को मल्टीटास्किंग बनाए। मल्टीटास्किंग का मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करने का उनको मौका दे, उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य ले। हमेशा ध्यान रखना कि स्पेशलाइजेशन के स्तर पर यह नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी सभी स्तरों पर यह संभव है। और जैसे जैसे कंपनी में लोगों को मल्टीटास्किंग का मौका मिलेगा, आप पाएंगे कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका सेटिस्फेक्शन का लेवल हमेशा बेहतर होगा, संतोष का स्तर बढ़ेगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक ये है कि बहुत जल्दी वो बोर हो जाता है। एक ही काम करने से जो स्थिति पैदा होती है उसको बोलते हैं मोनोटनी पैदा हो गई है, एक रसता या एक सारता पैदा हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में एक सारता पैदा न हो, और एक सारता से जो स्थिति आती है उसको बोलते हैं अलगाव। अलगाववाद नहीं है, ध्यान रखना, कई लोग इसको अलगाववाद लिख देते हैं। अलगाव का मतलब लगाव खत्म हो जाता है, किसी से काम से लगाव खत्म हो गया, अपने आप से, अपने जीवन से, अपनी रुचियों से, हर चीज से लगाव खत्म होता है। अलगाव के लिए अंग्रेजी शब्द है एलियनेशन, जिस पर कार्ल मार्क्स ने बहुत विस्तार में अपना रिसर्च लिखा है। इसलिए एक अच्छी वर्क कल्चर में प्रत्येक व्यक्ति को इतना मौका मिलता है कि वो बदल बदल के काम कर सके, भिन्न भिन्न स्तर पर काम करे, इससे उसका सेटिस्फेक्शन का इंडेक्स ऊंचा रहता है। स्पष्ट होगी यहाँ तक बात? चलिए, एक बात ये हुई। अब आइए दूसरी बात पर। अच्छा, आईएएस की नौकरी सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है भारत में? उसकी दो वजह हैं। एक तो वो वजह है, आईएएस से नीचे समझौता मत करना, क्योंकि परलोक में तो ईश्वर है, यह लोक में जो ईश्वर का प्रतिरूप है ना, उसी का नाम आईएएस है। इतनी ताकत है। इन ताकत से ज्यादा सुंदर उसमें क्या है? डाइवर्सिटी। वो किसी और नौकरी में नहीं। आप आईएएस बनोगे ना, बचपन से बुढ़ापे तक सबका टैक्सी काउंट करते रहोगे, बस फाइल थोड़ी मोटी होती जाएगी। पहले एक आदमी की फाइल आएगी जो 50,000 का 12 साल का, उसी में आप लगे होंगे कि कैसे फंसाऊं। बढ़ते बढ़ते अंत में 50,000 करोड़ की फाइल आ जाएगी कि ये किसी मुकेश अंबानी की फाइल आपके पास है, क्योंकि आप चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो गए। अंतर इतना ही है कि आपके पास जिसकी फाइल है उसका लेवल क्या है। पर आईआरएस में आपको ज्वाइन करने से रिटायर होने तक फाइल ही चेक करनी है। आईएएस आईएएस है, ये बाकी ध्यान रखना हमेशा। नौकरी केवल एक है, आईएएस, बाकी नौकरियां हैं। अलंकार है, अलंकार। नौकरी केवल एक है, आईएएस, बाकी तो नौकरियां हैं। उनमें आप जिंदगी भर ही काम करेंगे। पुलिस में डंडा लेके घूम रहे जिंदगी भर, आईएएस में तो पता है। अभी आप होम सेक्रेटरी बन गए, सारे पुलिस वाले आपके अधीन हो गए। फिर आप रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी बन गए, पूरा गांव, पूरे देश के गांवों के विकास की भूमिका आप निभा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय में चले गए, पूरे देश का पानी आपका हो गया, सारी पानी की समस्या आप ठीक कर रहे हैं। इतनी डाइवर्सिटी कहाँ किसी को मिलती है, वो फायदा है। चलो, दूसरा है समानता। समानता की गारंटी। एक अच्छी कार्य संस्कृति में कर्मचारियों को इस बात की गारंटी रहती है कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और समान व्यवहार का मतलब क्या है? कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव किसमें नहीं होगा? वेतन में, सुविधाओं में, प्रमोशंस में, यानी कि प्रोन्नति। जो मसले कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, वेतन, सुविधा, प्रोन्नति वगैरह, उसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं होगा। यह भरोसा उस कंपनी या ऑफिस में सब व्यक्तियों को रहे तो ठीक रहता है। जहां ऐसा लगने लगे कि किसी से भेदभाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब वो ठीक नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब एकदम बराबर रहेंगे, केवल योग्यता और मेहनत के आधार पर अंतर होंगे। तो तार्किक अंतर हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तार्किक अंतर का मतलब क्या है? अगर किसी की योग्यता ज्यादा है, अगर किसी ने मेहनत ज्यादा की है, किसी ने परफॉर्मेंस बेहतर किया है, रिजल्ट्स बेहतर दिए हैं, निष्पादन बेहतर किया है, तो उसी के अनुपात में उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये बात पूरी कंपनी को पता हो कि आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, और वो है काम। काम बढ़िया करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सामान्य गति से जैसे सब लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा, कर्मचारियों को कुछ भयों से स्वाधीनता मिलनी चाहिए। भयों से स्वाधीनता, कुछ प्रकार के भय या भयों से स्वाधीनता, स्वतंत्रता।
किस किस चीज का भय नहीं होना चाहिए किसी कर्मचारी को? पहली बात लिखिए, इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्ति को बिना कारण के निकाला जा सकता है। बिना कारण के निकाले जाने, वरना व्यक्ति बेचारा इसी में जुगाड़ में अटका रहता है कि किसी तरह से नौकरी बचाए रखूं, और फिर वो काम कम करता है, चापलूसी ज्यादा करता है। दूसरा, किसी भी प्रकार का गलत मूल्यांकन उसका, मतलब इसको यूं कहेंगे जैसे क्या होता है ना कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने बॉस को बताया कि आप क्या गलती कर रहे हैं, और ये होते ही उसको भय होगा कि अब मुझे नौकरी से निकाल देंगे या मेरा मूल्यांकन खराब हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या होगा कि जो नीचे वाले कर्मचारी हैं वो जब देखेंगे कुछ गलत हो रहा है, वहां भी कुछ बोलेंगे नहीं। तो अपना मत रखने पर नाराजगी का खतरा, ये अगर किसी वर्क कल्चर में, तो इसका मतलब वहां लोग कंपनी की गलतियों को अपने बॉस को बता नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे जब चीजें सड़ जाएंगी उसके बाद फिर समझ में आएगा, फिर चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती है। ठीक है। चौथी बात एक अच्छी वर्क कल्चर में है टीम स्पिरिट या समूह भावना, यानी पूरी की पूरी जो वर्क फोर्स है उसके बीच में एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। और वो फीलिंग कैसे पैदा होती है, उसके लिए कुछ खास तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग या 20 लोग का, देखिए जब तक कंपनी छोटी होती है, जैसे मान लीजिए 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, तब तक समूह भावना लानी नहीं पड़ती, बनी रहती है। 4 लोग हैं तो समूह बना रहता है आपस में। 20 हो गए तब भी बना रहता है, मतलब सब जानते हैं एक दूसरे को। जब समूह बड़ा हो जाता है, मान लीजिए कोई कंपनी उसमें 100 लोग काम करते हैं, अब 100 लोग एक दूसरे को नहीं जान सकते, और जानेंगे भी तो बहुत अनौपचारिक रूप में नहीं जान पाएंगे। तो सब लोग एक टीम की तरह काम करें, इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए उस कंपनी को, उस ऑफिस को। उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं समूह भावना को बनाए रखने के लिए? एक तरीका होता है बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हों, वर्कशॉप्स हों, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। और ज्यादा अच्छा होता है कि कुछ अनौपचारिक कार्यक्रम हो। औपचारिक होते तो आपको पता ही है, सब सोने लग जाते हैं वहां पर। फिर अनौपचारिक कार्यक्रम का मतलब ये हुआ कि एक एनुअल डे जैसे है, ये साल में 2 बार आपने बाई एनुअल डे कर दिया या हाफ एनुअल डे किया, वहां पर सब लोग गए और आपने कुछ खेल खिला दिए, कुछ कॉम्पिटिशन करवा दिए, डांस कॉम्पिटिशन करवा दिया, गाने की प्रतियोगिता करवा दी। उसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति गाना हर आदमी गाता ही है, कहीं ना कहीं गाई रहता है, तो उसको एक मंच मिल गया, डांस भी लोग कर लेते हैं। अच्छा, डांस का क्या है कि कुछ लोग शर्माते बहुत ज्यादा करने में, लेकिन एक बार जब शुरू हो जाते हैं उसके बाद उनको उतारना बड़ा मुश्किल होता है वापस। नृत्य में क्या है कि शुरू करवाना बड़ा मुश्किल है, और उसको रुकवाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है उसके बाद, क्योंकि सबसे मुक्त अभिव्यक्ति मानी गई है नृत्य। और जब आपने एक बार वो करना शुरू किया, उसके बाद फिर आपको एहसास जो मिलता है ना इतनी मुक्ति का, वो फिर लगता है कि ये हाथ से ना निकले। तो ये सब करने से क्या होता है, कंपनी का अच्छा कितना भी खराब डांस कर रहे हो, हमें कौन सा अच्छे डांसर पैदा करने हैं अपने समाज में। पर्पस ये तो है नहीं कि महान डांसर्स का जन्म होने वाला है, ऐसा क्या है। कुल मिला के ये है कि आदमी हाथ पैर पटक ले कहीं थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो ये कहता हुआ निकले, आज तो मजा आ गया यार, क्या फर्श तोड़ के डांस किया, आज तो मजा आ गया ना। हाँ, कोई नागिन डांस करे, ऊँटनी डांस करे, जो डांस करे, लेकिन कुल मिला के डांस हो जाए, तो इससे क्या होता है कि पार्टिसिपेशन बढ़िया रहता है। एक अगली बात है कि हर कर्मचारी के सुझावों का स्वागत किया जाना चाहिए। सबसे मूर्ख बॉस वो हैं जो मानते हैं कि सारे नवाचार का ठेका उन्हीं के पास है। उन्हें ये नहीं पता होता कि 16 साल की उम्र होती है कौन सी इंटेलिजेंस की, फ्लूट, और क्रिस्टलाइज की उम्र क्या है, ज्यादा है। तो नए विचार कहाँ आएंगे, नए लोगों में आएंगे। सबसे समझदार प्रशासक वो है जो अपने ऑफिस के यंग लोगों से घिरा रहे और उनसे पूछता रहे कि यार तुम कैसे करते हैं काम, तुम कैसे करते। एक बिल गेट्स के नाम से खूब व्हाट्सएप चलता रहता है, बिल गेट्स को नहीं बोला होगा, उसके नाम से चलता रहता है व्हाट्सएप पे। वो क्या है कि जब मुझे कोई काम करना होता है, कठिन काम, तो मैं सबसे आलसी व्यक्ति को काम देता हूं, क्योंकि वो उसका कोई ना कोई शॉर्टकट निकाल देता है जो मैं नहीं निकाल पा रहा था। वो उसका कोई ना कोई ऐसा आसान रास्ता निकालता है कि काम नहीं करना पड़े, शॉर्टकट निकाले, खटक से हो जाएगा। तो अब ये नवाचार बिल गेट्स कैसे करेगा? ये नवाचार तो वही करेगा ना जो कुछ नया व्यक्ति हो। तो नए व्यक्तियों से सुझाव लेते रहना, ये बात। अंतिम बात, कुछ अन्य बिंदु 4-5 और लिख लीजिए एक साथ, और जब भी आप कलेक्टर बनेंगे अपने ऑफिस में नोट्स मैच कर लेना कि सारे के सारे मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, और उसके बाद आपकी वर्क कल्चर की धूम मचेगी हर तरफ। लिखिए, एक तरफ लिखिए क्लियर कट हियरार्की या स्पष्ट सोपान क्रम। देखिए, मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ कमांड। ये वाक्य बड़ा स्पष्ट है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हुआ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आदेश की एकता। ये तो मक्खी में मक्खी बिठाने से हो गया, वो तो हो गया। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ऑफिस में इस तरह से हियरार्की बनी हुई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हियरार्की स्पष्ट है। दिक्कत तब होती है जैसे इस ऑफिस में मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है, ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये इसके ऊपर जो यहाँ पर व्यक्ति उसको रिपोर्ट करेगा, ये किसको करेगा, ये इसको कर देगा, ये किसको करेगा, ये यहाँ पर जो व्यक्ति ये किसको करेगा, इसको करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक अच्छी वर्क कल्चर में कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन वहां होता है जहां एक व्यक्ति को कमांड यहां और यहां दोनों जगह से मिलती है। और किसी कर्मचारी तंत्र में यदि एक व्यक्ति को आदेश 2 जगहों से मिल रहा है, ये यूनिटी ऑफ कमांड का उल्लंघन है। और 2 जगहों से आदेश मिलने का पहला परिणाम है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। इधर से आदेश मिला, ये करना है, वहां से मिला, बिल्कुल नहीं करना है, और जिम्मेदारी इसकी आने वाली है बाद में। और दूसरा नुकसान, कुछ समय के बाद ये इस चीज का फायदा उठाने लगेगा। जैसे इसका मन नहीं कर रहा काम करने का, इसने एक से पूछा उसने क्या करना है, अभी क्या करेगा, दूसरे से पूछ लेगा, और इस तरह से क्यों मना कर दे, वो अब नहीं करना है, बस बहाना हो गया।
अब जब ये पूछेगा तो बोलेगा कि उन्होंने मना किया था, मैं क्या करूं? यूनिटी ऑफ कमांड न होने से नुकसान कर्मचारी पर भी होता है और कर्मचारी चाहे तो संस्था को भी नुकसान ठीक से पहुंचा सकता है। और यूनिटी ऑफ कमांड आती है स्पष्ट सोपान क्रम से, एकदम क्लियर कि ये सोपान क्रम, किसके क्या अधिकार हैं, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, सब स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम स्पष्ट हों, जो बिना भेदभाव के सब पे लागू होते हैं और लिखित हों, मौखिक नहीं। तो लिखित नियम विनियम जिससे ऑफिस के सारे काम किए जाते हैं, उससे चीजें बेहतर रहती हैं। बस एक और आप कह सकते हैं कि जो नवाचार है उससे प्रोत्साहन दिया जाए। वैसे वो सुझावों में आ गया है, चाहे तो यहां भी लिख लें, नवाचारों को प्रोत्साहन। इतने के बाद कोई बोले और बताओ, तो बोलना पहले बॉस बनाओ फिर बताते हैं, और बहुत हो गया, इतने में इतना ही मिलता है, या तो कुछ और करो, हमें कुछ पद दो फिर बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे, बहुत हुआ। ठीक है भाई, तो कोई पूछे कि एक अच्छी वर्क कल्चर की विशेषताएं क्या, धूमधाम से लिखेंगे, बढ़िया। चल इसके बाद बताओ कि भारतीय सरकारी कार्य संस्कृति में क्या समस्याएं हैं। अब आप एक सरकारी ऑफिस को मन में ले आओ जहां आप आखिरी बार गए थे और आपने आत्मधिक्कार से भर के कहा था कि अगली बार आईएएस बन के लौटूंगा। चलिए, भारतीय सरकारी कार्य संस्कृति, आप में से कितने लोग कम से कम एक बार किसी सरकारी ऑफिस से लतियाए जा चुके हैं और बहुत गुस्से में निकले थे वहां से? हाथ खड़ा करो, ठीक से, जहां अपमान झेल के आए थे, अच्छा अपमान हुआ था, बस 25-30 लोग ही हैं, तो उस अपमान का चुन चुन के बदला लेना है। कई लोग उसी अपमान को झेल के आते चोटी खोल लेते अपनी। अब ये शिखा उसी दिन बंधेगी जब नंद वंश का समूल नाश हो जाएगा, उससे पहले शिखा नहीं बंधेगी। उसी में आईएएस बन जाते हैं कि अब देखेंगे। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भारतीय सरकारी कार्य संस्कृति में क्या क्या समस्याएं हैं, 150 शब्द में 6-7 बातें लिख देंगे तो पूरा हो जाएगा। इसमें ज्यादा मगजबारी नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, भारतीय सरकारी कार्य संस्कृति में सबसे पहली समस्या है नवाचार की कमी। ये दरअसल ठीक वही प्रश्न है जो टॉपिक नंबर 3 में आया था कि ब्रिटिश वैल्यू सिस्टम क्या था और इंडियन सिविल सर्विस का वैल्यू सिस्टम क्या है, और हम उस वैल्यू सिस्टम को कितना इंटरनलाइज कर पाए हैं। ठीक वही बात है। तो पहली बात है नवाचार की कमी। नवाचार की कमी यहां पर क्यों है? क्योंकि प्रोत्साहन नहीं है। और जब कुछ ज्यादा नवाचारी होता है सब उसको सीएम लगे बोलते हैं, अबे शांति से बैठ जा, जब धुआंधार मत कर, और धीरे धीरे उसको इतना डिमोटिवेट करते हैं कि फिर उस व्यक्ति का मन खत्म हो जाता है और कुछ नवाचार रह नहीं जाता, क्योंकि प्रोत्साहन नाम की चीज है नहीं। ठीक है, इसमें प्रोत्साहन की कमी के साथ दूसरी बात यह है कि कार्य की गुणवत्ता का सम्मान नहीं है। कार्य की गुणवत्ता का सम्मान न होना, इसका मूल कारण है समाजवाद। देखिए, समाजवाद एक शानदार विचार है, किंतु समाजवाद की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कार्ल मार्क्स को जानते हैं ना, इस दुनिया में 2-3 धार्मिक व्यक्तियों को छोड़ देगा, जैसे पैगंबर मोहम्मद को छोड़ दीजिए, ईसा मसीह को छोड़ दीजिए और बुद्ध को छोड़ दीजिए, ऐसे 3-4 लोगों को छोड़ दें तो ऐसा माना जाता है, टाइम मैगजीन ने शायद एक बार सर्वे करके बताया कि धार्मिक 3-4 व्यक्तियों को छोड़ दें तो आज तक की दुनिया के इतिहास में जिस व्यक्ति का इंपैक्ट सबसे ज्यादा हुआ है वो कार्ल मार्क्स है। लोग कहते हैं मार्क्स फेल हो गया, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि जिस एक व्यक्ति के नाम पर दुनिया के 3 हिस्से हो गए हों, पूंजीवादी दुनिया, मार्क्सवादी दुनिया और तीसरा गुटनिरपेक्ष। तो एक व्यक्ति के नाम पर 1/3 देश इसको मानते हैं, 1/3 इसका विरोध करते हैं, और 1/3 मानते भी विरोध भी करते हैं, वो अलग चल रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान दुनिया के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला है कि एक व्यक्ति की विचारधारा के समर्थन और विरोध में दुनिया बट गई हो। इस्लाम ईसाइयत का संघर्ष है। तो मैंने इससे पहले कहा कि पैगंबर को, ईसा मसीह को निकाल दीजिए अलग, बुद्ध को बाहर निकाल दीजिए, सब धार्मिक लोग हैं। धर्मों के नाम पे दुनिया बटी, ये इतिहास ने देखा है। लेकिन धर्मों का युग खत्म होने के बाद केवल एक व्यक्ति है जिसके नाम पे दुनिया बटी है, वो कार्ल मार्क्स है। और इतनी बड़ी सफलता, जो कहते हैं मार्क्स फेल हो गया, उन गधों को समझाओ कभी कि सफलता का मतलब क्या होता है। इससे बड़ी सफलता किसी की हो सकती है कि दुनिया के 3 हिस्से हो जाए उसके नाम पर। इसके बावजूद मार्क्सवाद फेल हुआ। मार्क्स फेल नहीं हुआ, मार्क्सवाद फेल हो गया। और मैं लंबे समय तक मार्क्सवाद का बहुत भारी, मतलब कहना चाहिए कि समर्थक तो क्या, लेकिन हाँ, मेरी सहानुभूति उस विचार से रही है। मुझे ऐसा लगता है लंबे समय तक कि ये विचार दुनिया का सबसे अच्छा विचार है। और ये मैं ऐसे नहीं बोलूँ, मैं दर्शन जब पढ़ा, 20-30-50 विचारक पढ़े, सबको ठीक से महसूस करने के बाद मैंने पाया कि इन सब में सबसे ठोस विचारक कार्ल मार्क्स है। आज मेरी विचारना ये नहीं है, आज मेरे विचार बदल गए, लेकिन एक समय मुझे ऐसा लगता था। फिर मुझे लगता था कि सफल क्यों नहीं हुआ, और मार्क्स की गारंटी भी थी। मार्क्स ने ये नहीं कहा था कि मैं सफल हो सकता हूँ, उसने गारंटी दी थी कि मैं सफल होकर रहूंगा। पूरा एक डायग्राम बनाया था भविष्य का कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर साम्यवाद आके रहेगा। आया नहीं कहीं भी। और मुझे ऐसा लगने लगा कि थॉमस हॉब्स कार्ल मार्क्स की तुलना में ज्यादा सफल इसलिए हुआ क्योंकि मार्क्स ह्यूमन नेचर को ठीक से नहीं पकड़ पाया। उसने ह्यूमन नेचर को थोड़ा हल्के में ले लिया, और हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को बेस बनाया। और आप कितना भी कर लीजिए, मार्क्सवाद या समाजवाद की सबसे बड़ी समस्या है, समानता एक महान विचार है, किंतु समानता जैसी थोपी जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और बिना मोटिवेशन के आप एक कील भी नहीं गाड़ सकते, दुनिया तो क्या उखाड़ेंगे। सारे मोटिवेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है समानता थोपते ही। और सरकारी कार्य संस्कृति में क्या है, जैसे टेस्ट होता है आप लोगों का, समाजवादी पैटर्न पे हो, सबके नंबर बराबर आए,
अगली बार टेस्ट देंगे आप लोग, कोई नहीं देगा। अब टेस्ट देने में एक प्रलोभन रहता है साक्षी जी को कि मैं हर बार टॉप करूंगी, मेरा नाम बार बार आएगा, मैं प्रसिद्ध होंगी, लोकप्रिय हो जाऊंगी, फिर मैं डीएम बनूंगी, फिर सीएम, फिर पीएम बनूंगी, और बाकी लोगों को जलन मचती है, धुआं होता है कि ये टॉप कर रही है, मैंने क्यों नहीं किया टॉप, अगली बार मैं करके दिखाऊंगी। उसके बाद रात रात भर पढ़ रहा है या पढ़ रही है, आंखें काली हो गई, झाई पड़ गई, पढ़ते पढ़ते अंखड़ियां झाई, मतलब आंखों में झाइयां पड़ गई पढ़ते पढ़ते, क्यों कि साक्षी को हराना है। ये जो मोटिवेशन है ना, ये जो मोटिवेशन है, ये सारी सफलताओं और सारी ऊर्जा के मूल में है। प्रतिस्पर्धा जब दुश्मनी बन जाए तब बुरी बात है, और प्रतिस्पर्धा और शत्रुता के बीच की रेखा इतनी पतली है कि समझदार व्यक्ति ही अनुमान कर पाता है कि मैं अभी रस्सी के इधर हूं या उधर चला गया हूं। दुश्मनी बुरी चीज है, पर प्रतिस्पर्धा वो चीज है जो आपके अंदर की सारी ऊर्जाओं को चैनलाइज करती है और आपसे वो करवा लेती है जो होशो हवास में आप भी नहीं मानते थे कि आप कर पाएंगे, वो आपसे हो जाता है। समाजवाद इस प्रतिस्पर्धा को, इस ईर्ष्या को, इस मूल मनोभाव को, स्वार्थ की मूल भावना को खारिज कर देता है। जैसे ही आप समानता थोपेंगे, इच्छा खत्म हो जाएगी। और भारतीय कार्य संस्कृति में क्या है कि आपका प्रमोशन इक्वल टाइम पे होगा, चाहे आप कैसा भी काम कर लें। अगर आप एक ही सर्विस में एक ही बैच के लोग हैं तो आपकी सैलरी हमेशा बराबर ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप आईएएस बनेंगे, आपके बैच में कई लोग बनेंगे, सब एक दिन ज्वाइन करेंगे, सबकी सैलरी बराबर होगी। कुछ जबरदस्त काम करेंगे, कुछ इतने निकम्मे होंगे, सबकी सैलरी बराबर, सबकी प्रमोशन बराबर, सब कुछ बराबर रहेगा। और कम से कम 14 साल या 17 साल, 18 साल से कुछ समय पहले तक की सर्विस में सब कुछ बराबर ही रहेगा। अब नौकरी के 18 साल तक कोई ये लगातार महसूस करे कि मैं काम करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता, और ये लोग काम नहीं करते फिर भी सब कुछ हो रहा है इनका, तो उसे काम करने का मन बचेगा या प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। ये जो जबरदस्ती की बराबरी है। अच्छा, इसमें समस्या क्या है ना कि अगर आप कार्य की गुणवत्ता से प्रमोशन फास्ट करना चाहें तो सब्जेक्टिविटी की समस्या आ जाएगी। नहीं, प्रधानमंत्री तो हर कर्मचारी का मूल्यांकन करेंगे नहीं, कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, और जो भी करेगा आरोप लगेंगे कि इसने भेदभाव किया है। उन भेदभावों के आरोप से बचने का तरीका क्या है? बराबर करो। बराबर करते क्या मर जाता है? मोटिवेशन मर जाता है। क्या करें? कुछ ऐसा इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा जिसमें मोटिवेशन भी ना मरे, जिसमें सब्जेक्टिविटी के, डिस्क्रिप्शन के आरोप भी ज्यादा ना लगे, कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, अभी तो समस्या ये है, इसको मानना पड़ेगा। तीसरी बात है कि हमारी जो कार्य संस्कृति है उसमें अत्यधिक सुरक्षा है। थैंक्स टू मोदी जी, वो सारी सुरक्षा खत्म करने में लगे हुए हैं आजकल कर्मचारियों की। लेकिन मोदी पूर्व युग में, मानव सभ्यता के मोदी पूर्व युग में, देखिए सभ्यता के इतिहास में 2 ही चरण है, मोदी पूर्व, मोदी पश्चात। इतिहास में तो यही होने वाला है। नोस्ट्राडामस ने कहा था, और भी तो छोड़िए, तो ये होने वाला है। पहले क्या था, सरकारी कर्मचारी ना एक आर्टिकल संविधान का याद रखते थे, 311 है, और आर्टिकल प्रस्तावना तक याद नहीं होती उनको, लेकिन आर्टिकल 311 याद रहता है सबको, क्योंकि 311 में लिखा है, जिसका भाव ये है कि बिना पर्याप्त सुनवाई का मौका दिए सरकार किसी भी व्यक्ति को सेवानिवृत्त नहीं कर सकती है। अच्छा, हमारे संविधान में ना एक शब्द आता है प्रसाद का सिद्धांत। एक तो प्रसाद वो है जो मंगलवार को मंदिर में मिलता है, और कई लोग इसके लिए वहीं पाए जाते हैं मंदिर में ही। एक तो होता है वो वाला प्रसाद, एक थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, और ये है तीसरा प्रसाद का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति तब तक काम करेगा जब तक काम करवाने वाले का मन कर रहा है। इसका मतलब ये, सामान्य शब्दों में इसका मतलब ये। अब भारत में संविधान में प्रसाद का सिद्धांत कई जगह लागू होता है। जैसे एक जगह लिखा है कि प्रधानमंत्री और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। अब समझ लिया था मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है कि राष्ट्रपति मंत्री के प्रसाद पर्यंत है, कुछ समझ नहीं आता संविधान पढ़ के कौन किसके प्रसाद पर्यंत है। दूसरा लिखा हुआ कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और तीसरा लिखा है कि लोक सेवक भी अगर केंद्र में है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, और राज्य में है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है। और प्रसाद पर्यंत का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जब तक वो प्लेजर फील करेगा, मुझे खुशी है कि आप काम कर रहे हैं, फिर शाम को बोले अब मेरी खुशी खत्म हो गई है, इसलिए आपको पद से बर्खास्त किया जाता है क्योंकि मैं खुश नहीं हूं आपसे। इसका मतलब ये होता है बेसिकली, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है, कोई काम कर रहा है, अचानक मालिक कह रहा है ऐसा कल से बताइए, कह रहे क्यों, बस मन नहीं कर रहा मेरा, हो गया, इतनी सुरक्षा है। अब मंत्री प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, इसकी व्याख्या तो ये हुई कि अगर प्रधानमंत्री कह दे कि इस मंत्री को हटाना है तो राष्ट्रपति कहेगा मेरा प्रसाद खत्म हो गया, उसे भगा देंगे, और मंत्री कहीं केस नहीं कर सकता। अगर पीएम या सीएम ने कह दिया कि मेरा इस मंत्री में प्रसाद खत्म हो गया है तो राष्ट्रपति राज्यपाल कहेगा कि यहाँ भी प्रसाद खत्म हो गया, जाओ घर जाओ अपने, और वो मंत्री ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता, ना हाई कोर्ट जा सकता, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, प्रधानमंत्री को एक राष्ट्रपति बोले कि मेरा प्रसाद तुमसे ही खत्म हो गया तो कहेगा पहले लोकसभा में देख ले, जब तक बहुमत मेरा है, तो बहुमत है तो प्रसाद है राष्ट्रपति का। राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, आपने शायद उस व्यक्ति का नाम सुना होगा, उसका नाम है बीपी सिंघल। आपने अशोक सिंघल का नाम सुना है? जो राम जन्मभूमि आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्ति हुए, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल के सगे भाई थे बीपी सिंघल, आईपीएस ऑफिसर थे, भारत के सबसे शानदार आईपीएस ऑफिसर में से एक थे, बाद में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने एक केस किया था, और उस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत है, किंतु यदि केंद्र सरकार राज्यपाल को हटाती है तो उसे व्याख्या करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी कि हटाना पड़ा, और यदि वो व्याख्या पर्याप्त नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को रीइंस्टेट कर सकता है। और इस बेस पर उसने कुछ राज्यपालों को रीइंस्टेट कर भी दिया। उसके बाद से राज्यपाल बड़े चौड़े में घूमते हैं कि ऐसा प्रसाद नहीं चलेगा कि सुबह प्रसाद खाया शाम को बोले प्रसाद खत्म हो गया, ऐसे प्रसाद क्या होता है। अब थोड़ा सा वो, इसलिए आजकल सरकार क्या करती है, ट्रांसफर करती है।
क्योंकि ट्रांसफर का अधिकार तो है ही, हटाने में डर लगता है सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा। अब किसी को हटाने मान लीजिए तो गुजरात में उसको बोलेंगे जाओ तुम अब से नागालैंड की राज्यपाल हो गई, जाओ मैडम जाओ नागालैंड जाओ। अगर नागालैंड चली जाए ना 3 महीने बाद, चलो अब तमिलनाडु जाओ, वहां भी चली गई, तो अब त्रिपुरा जाओ 3 महीने बाद। ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं कि जब तक वो दुखियों को इस्तीफा ना दे दे उसको दौड़ाते रहो। इसमें मनाही नहीं है, हटाने में मनाही है। और तीसरा था लोक सेवकों का। कर्मचारी बोले कि हम सब छोड़ छाड़ के नौकरी में आ रहे हैं और आप फिर प्रसाद, राष्ट्रपति बोले शाम को प्रसाद खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तब उसमें एक वाक्य डाला गया संविधान के आर्टिकल 311 में, सेकंड ARC की रिकमेंडेशन है, अनुच्छेद 311 में संशोधन करने की जरूरत है। और वो इसीलिए रिकमेंडेशन है। 311 में लिखा है कि किसी भी लोक सेवक को बिना पर्याप्त सुनवाई का मौका दिए हटाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या ये की कि जब तक सरकार साबित ना कर दे कि इस व्यक्ति को हटाने के ठोस कारण थे तब तक उसको नहीं हटाया जा सकता। ऐसे ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली इस मामले में। मतलब कैसे सरकारी लोग हुआ करते थे आज से 20 साल पहले, नौकरी कर रहे हैं, पासपोर्ट है, किसी देश का टूरिस्ट वीजा लिया, अपने ऑफिस में बताए बिना भागे उस देश में। जबकि नियम क्या है सरकारी, आप अगर अपने शहर से बाहर एक दिन के लिए भी जा रहे हैं तो आपको स्टेशन लीव लेनी पड़ती है कि मैं जिस स्थान पर तैनात हूं उस स्थान को छोड़ने की विशेष छुट्टी होती है, स्टेशन लीव वो लेनी पड़ती है। और ये देश छोड़ के चले जाते थे बिना बताए। वहां गए, किसी जुगाड़ से वीजा बढ़वा लिया अपना, और वहां जुगाड़ करके नौकरी काम करने लग गए, कोई बिजनेस से नौकरी करने लग गए, कमाना शुरू कर दिया, 3, 4, 5 साल में सेटल हो गए। अब लग रहा है कि हम वेल सेटल्ड हैं। और फिर रिजाइन करने का मन हुआ तो कर दिया, वरना वो भी नहीं किया, मस्त रहे। और मान लीजिए 5 साल मेहनत करके सेटल नहीं हो पाए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, नहीं सेट हो पाए, एक फ्लाइट से वापस आए, मुंह उठा के सरकारी ऑफिस पहुंच गए। लोग कहने कि देखा हुआ लग रहा है आदमी, यार देखा हुआ नहीं लग रहा, यही काम करता हूं मैं, छुट्टी पे गया था, तबीयत खराब थी, वापस आ गया हूं। और सरकार इन व्यक्तियों को भी नहीं निकाल पाती थी। केस होता था, सुप्रीम कोर्ट बोलता था कि नहीं ऐसे कैसे निकाल दोगे, पर्याप्त कारण नहीं है निकालने का। ये हालत हो गई थी, जब मन हुआ भाग जाओ, जब मन हुआ लौट के आ जाओ, ये हालत थी। अब पिछले 8-10 साल में विशेष रूप से उदारीकरण के बाद से थोड़ा सा टाइट होना शुरू हुआ है। और मोदी जी तो पता ही आपको युग पुरुष हैं, अभी 30-40 IRS को निकाल दिया झटके में, नौकरी के बीच में निकाल दिया है। और वो सर्विस रूल्स का एक प्रावधान निकाल लिया है, जिस प्रावधान के तहत नौकरी के बीच में 2-3 ऐसे टाइम आते हैं जब किसी को परफॉर्मेंस के बेस पे निकाला जा सकता है। वो रूल ढूंढ के लिया कहीं से, उस रूल का हवाला दिया, बोले इस रूल के तहत निकाला जा रहा है, छीनी ना कोई। अच्छा, अत्यधिक सुरक्षा अगर हो, ये भरोसा हो कि कभी खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी, परिवार चली जाएगा, कोई नौकरी से निकाल नहीं पाएगा, 60 तक नौकरी है ही, हेल्थ बेनिफिट्स हैं ही, तो आदमी काम करना चाहेगा, निकम्मा हो जाएगा। तो अत्यधिक सुरक्षा से पैदा होता है निकम्मापन या नकारापन। निष्क्रियता ज्यादा अच्छा शब्द है, निकम्मापन से लगता है कविता लिख रहे हैं, और निष्क्रियता से लगता है कि उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, तो व्यक्ति निष्क्रिय होता है, बहुत पैसिव, बहुत बेकार टाइप का हो जाता है। ये आप इससे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बताएं कि हमारे देश की वर्क कल्चर में एक समस्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। और इस वजह से अगर कोई व्यक्ति ठीक काम करना भी चाहे तो राजनेता उसे जीना मुश्किल कर देते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता होने से भी एक दुष्प्रभाव के रूप में चीजें सामने आती हैं। बस 2-4 बातें छोटी छोटी सी अगर और लिखना चाहें तो आप एक कहें कि अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब लोकतांत्रिक माहौल नहीं है, लोकतांत्रिकता का न होना। यानी जूनियर व्यक्ति सीनियर व्यक्ति को सुझाव दे तो सर पे कफन बांध के दे सकता है, तो लोकतांत्रिकता का अभाव है। इसी को हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर जो है अथॉरिटेरियन है। ऐसे ऐसे कुछ फेसबुक पे वीडियो वगैरह देखे गए कि नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर में एक DIG था, DIG का बेटा बैठा है और एक पुलिस वाला नीचे बैठ के उसे जूते के फीते बांध रहा है। और उस कमबख्त को इतनी बार समझ में नहीं आ रही DIG की औलाद को कि उसकी सेल्फी खींच के फेसबुक पे लगा दी उसने। फिर पूरे देश ने लगाई, फिर DIG साहब उनकी डिगिंग हुई, उसके बाद डिग किया गया उनको। ये रॉब है, इसी को आप इलिटिज्म भी कह दें, अभिजात्यवाद। और इसके अलावा वो सारे मूल्यों की कमी बताइए जो मूल्य टॉपिक नंबर 3 में पढ़े आपने, एम्पैथी का ना होना, करुणा का ना होना, इंटीग्रिटी का ना होना, उन सबको एक ही बिंदु में रख के बता दें। एक अंतिम बात बताइए कि सरकारी ऑफिस में आमतौर पर टीम स्पिरिट काम करती है या उनके बीच में विभाजनकारी मानसिकता ज्यादा है। तो विभाजन या विभाजक मानसिकता, आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो ठीक ठाक जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ठीक ठाक बंटवारा है, और अगर कहीं धर्म का मामला आ गया फिर तो और भी एकदम घेटो बने रहते हैं सरकारी ऑफिस के अंदर कि ये उस जात के लोग हैं, ये इस जात के लोग हैं, ये अलग रहेंगे, वो अलग रहेंगे। और ये बड़ी बुरी स्थिति ब्यूरोक्रेसी में। प्रमोशन के एक लेवल के बाद तो चीजें बड़ी खराब हो जाती है। बता दोगे 5-6 समस्याएं 150 शब्दों में, और फिर पूछेंगे ठीक कैसे करेंगे, उसके लिए बोलना मैं हूं ना, मुझे बनाओ तो सही एक बार IAS। देश का इतिहास पुकार रहा है कि मुझे IAS बनाया जाए। और फिर नीचे लिखना इसलिए मैंने ही कुछ साल पहले कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैंने ही पिछले युग में आके कहा था। चलिए अब है कि हाउ टू चेंज दिस वर्क कल्चर। आखिरी इस वर्क कल्चर से जुड़ा आखिरी प्रश्न है, कार्य संस्कृति को कैसे बदलें अगर आपको बदलना ही पड़ जाए।
कार्य संस्कृति को कैसे बदलें। ठीक है, इस पर सबसे अच्छा चिंतन जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है फिलिप कोटलर। आप में से कितने लोगों ने इस व्यक्ति का नाम सुना हुआ है? फिलिप कोटलर का नाम अभी सुना? क्या बात है। अच्छा, अभी से पहले, आज से पहले कितने लोगों ने सुना होता है इसका नाम? फिलिप कोटलर का नाम 2 लोग। आपने एमबीए वगैरह कुछ किया हुआ है? तो बैकग्राउंड क्या है? बीएससी। आपने बीटेक। अच्छा, जो लोग मैनेजमेंट की दुनिया के हैं ना, मैनेजमेंट की दुनिया वालों के लिए भगवान का दूसरा रूप है फिलिप कोटलर। और मैनेजमेंट का एक हिस्सा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में दुनिया का सबसे विख्यात चिंतक, जिसका नाम सुनते लोग कांपने लगते हैं कि किसका नाम ले लिया आपने, उसका नाम है फिलिप कोटलर। तो मैनेजमेंट मतलब ये पढ़ा हुआ था, हार्वर्ड से पढ़ा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा। उसके बाद अभी तो ये 80-90 साल के हैं, लेकिन अभी भी कैलोग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो दुनिया के बेस्ट 2 या 3 में आता है, वहाँ प्रोफेसर है अभी भी, शायद एमेरिटस प्रोफेसर है। तो मैनेजमेंट के सबसे महान चिंतकों में से एक हैं फिलिप कोटलर। और उसने एक बार ये कहा कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चेंज करनी हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि इनका जो सोचने का तरीका है वो प्राइवेट सेक्टर को ध्यान रखे। अमेरिकन मैनेजमेंट के लोग सरकारी सेक्टर ध्यान में रख के बात नहीं करते, और भारत का ऑफिस तो दिमाग में नहीं आता उनके दिमाग में वहीं के ऑफिस आते हैं। यहाँ अगर 4 दिन देख लेंगे ना ऑफिस, तो सारी उनकी जो धारणाएं हैं चेंज हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो नई किताब लिखेंगे, नई किताब लिखेंगे, हाउ टू डील विद इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसेस, इस तरह की किताब लिखेंगे। और उससे मोटिवेशनल बात भी आएगी, डरो मत, हिम्मत करो, सामना कर लोगे तुम, दैत्य लगते हैं नहीं, तुम जाओ उनसे बात करो, फिर ऐसी बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे अपने ऑफिस के वर्क कल्चर चेंज करेंगे, सबसे पहली बात है कि यह एक धीमी प्रक्रिया से होने वाला परिवर्तन है। धीमी प्रक्रिया से होने वाला परिवर्तन, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से कई लोग इस मूड में रहते हैं कि बस आज मैं आ गया हूं तो आज से वर्क कल्चर ठीक हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने बाद ठीक आदमी खुद ही हो जाता है वो, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है, आपके सारे कर्मचारी आपके खिलाफ हो जाएंगे, सारे के सारे। और वो अहिंसक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन सब आपके खिलाफ चलना शुरू हो जाएगा। आप कोई आदेश देंगे वो सब इतना धीमे तरीके से करेंगे, आप एक को रिप्लेस करके दूसरा लाएंगे वो भी उसी लॉबी का है, सब एक ही लॉबी के हैं, ऐसी की तैसी हो जाती है। इसलिए अगर आप देखो, सारी मैनेजमेंट में सबसे मुश्किल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और यदि आप ह्यूमन बींग्स के साथ ठीक से बर्ताव करना, उन्हें मैनेज करना सीख गए, जो कौन से टॉपिक में था, इमोशनल इंटेलिजेंस में, दूसरों की मनस्थितियों को समझना और अपने हिसाब से मैनेज करना, अगर ये सीख गए तो उसके बाद सरकार हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई बड़े से बड़ा काम बड़ा नहीं रहता, सब छोटा हो जाता है। केवल एक स्किल, देखिए अगर आप अपनी किसी स्किल के भरोसे चलना चाह रहे हैं तो छोटी मंजिल पा सकते हैं, कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं छोटा मोटा काम नहीं कर लेंगे। जैसे आप मान लीजिए कुछ बहुत अच्छा बनाते खाना, आपने रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, मान लीजिए धूमधाम से चला लेंगे, और वो रेस्टोरेंट आपके गली मोहल्ले शहर का सबसे शानदार रेस्टोरेंट हो जाएगा। आप खुद देखते हैं खाना रोज बनता है, 5-6 लोग रखे हैं, आप ध्यान रखते हैं खाना ठीक से बन रहा है, सफाई है, ये है वो है, हो गया। और आपकी रेंज यहीं तक रहेगी, आप KFC नहीं बन पाएंगे। KFC बनने की शर्त है कि आप हजारों व्यक्तियों को साथ लेके चल सकते हो, है ना। चाचे दा ढाबा तो बन सकता है, KFC नहीं बनेगा भाई, बनेगा ऐसे नहीं बनेगा, उसके लिए वो करना पड़ेगा, वही बता रहा हूँ। कर लेंगे, हाँ तो तुम तो IAC बनोगे, मैं तो वैसे बात कर रहा हूँ। मतलब आप अपनी स्किल्स के भरोसे एक छोटा काम बड़े तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसकी टोटल लिमिट बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ा काम करना, उसमें एक ही चीज काम करेगी, ह्यूमन मैनेजमेंट। यदि आप टीम बना सकते हैं, टीम को मैनेज कर सकते हैं, बड़ी टीम के साथ ठीक से कुछ ऐसा सिचुएशन बनाएं कि वो सब काम कर पाएं, तो जो लेवल आएगा जीवन में कभी भी वो अलग होगा। इंडिविजुअली वो लेवल कभी आ ही नहीं सकता। और दुनिया में सबसे आसान काम होता है टीम बनाना, सबसे मुश्किल होता है उसको संतुष्ट रख के चला पाना लंबे समय तक। और टीम अगर बड़ी हो, 2-4 लोग नहीं, हजारों लोगों की टीम है, लाखों लोगों की टीम है, जैसे रतन टाटा करता है, उस लेवल पर मैनेज करा, और जो कर लेगा वही है। अंत में क्या बचता है भाई, एक ही स्किल है, कोर स्किल एक ही है कि आप कैसे ह्यूमन बींग्स को मैनेज करते हैं। बाकी सब कद्दू टाइप की चीजें हैं, उसमें क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सब बच्चों वाली बातें हैं, वो तो कॉमन सेंस से भी हो जाता है। अगर ये चीज किसी के अंदर है तो पहली बात भाई, जल्द 30 मार्क का बनने की कोशिश मत करना। कि कई ऑफिसर क्या करते हैं, जैसे आते हैं उस दिन मीटिंग बुलाते हैं सबके साथ, टाई पहन के कैसे जाते हैं कि देखो भाई ऐसा है, कल तक जो हो रहा था, ध्यान रखना, मेरा जो नाम है ना ठाकुर यजुवेंद्र सिंह चौहान है, कल से ऑफिस का टाइम 9 बजे, मतलब 9 बजे, अगर 9:01 पर कोई टांग तोड़ दूंगा, ध्यान रखना उसकी। मैं आता हूँ 8:30 बजे ऑफिस, 9 बजे नहीं 8:30 पे आता हूँ, ब्रैकेट में, क्योंकि मेरी घर में बनती नहीं है, ब्रैकेट बंद, और क्योंकि मेरी अपने घर में नहीं बन रही है, इससे तुम्हारी भी नहीं बनने दूंगा मैं। ठीक 9 बजे आ जाना, जो टांग तोड़ दूंगा। और इतने नवाचार कर देगा 4 दिन में कि सबको लगेगा कि भाई तो मर ही जाए इससे बढ़िया, ऐसा ऑफिसर आने से बढ़िया मर ही जाए हम सब लोग। और फिर ये व्यक्ति 6 महीने में फेल होकर जाता है वहां से। ये हाल होता है। नया मुल्ला 5 बार नमाज पढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति मत बनना कि 25 बार नमाज पढ़ दी एक दिन में। धीरे धीरे पढ़ो, एक एक करके पढ़ो, साथ में लोग पढ़ लें, इतना पढ़ो। तो पहली बात, धीमी प्रक्रिया से परिवर्तन करना। परिवर्तन कैसा करना है? दूसरी शर्त है कि परिवर्तन हमेशा टॉप टू बॉटम होना चाहिए।
टॉप टू बॉटम अप्रोच। कई ऑफिसर सबको बोलते हैं कल सुबह 9 बजे आ जाना, मैं 11 बजे आऊंगा। फिर बोलते वाह बेटा कल तो 11 बजे आएगा, हम 9 बजे आ जाए। और फिर लोग मन ही मन में उसी समय विद्रोह करने लगते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? टॉप टू बॉटम। सबसे पहले जो कंपनी का मुखिया है, बॉस है, सबसे पहले वो अपने ऊपर रूल अप्लाई करेगा, फिर दूसरों से उम्मीद करेगा कि वो रूल को फॉलो करे। उससे पहले किसी से उम्मीद नहीं करेगा। एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुना नाम इनका? उनके जीवन का मैनेजमेंट लेसन बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, बड़े पंक्चुअल आदमी थे। अगर स्कूल 7 बजे का, ठीक 7 बजे उससे पहले आके बैठ जाते थे, अपना काम करते थे, सब टाइम पे आते थे। एक टीचर ऐसा था उस स्कूल में, टाइम पे कभी नहीं आता था, सीनियर टीचर था। अच्छा, प्रिंसिपल भी ऐसा था, बहुत सीनियर टीचर है, तो कैसे उसको बोले, खराब लगता बोलने में, सम्मान का मामला भी होता है, कैसे बोले। अंत उन्होंने एक तरीका निकाला कि 7 बजने से थोड़ी देर पहले स्कूल के गेट पे खड़े हो जाते थे, बस। सब बच्चे आ गए, सब टीचर आ गए, वो भाई साहब आ रहे 7:30 पे, तो कुछ नहीं बोलते थे। उसको देख के ऐसे करके घड़ी देखते थे और हाथ नीचे ऐसे देखते थे, बस कुछ नहीं। वो निकल गया, नमस्ते करके, नमस्ते नमस्ते, जाइए। नेक्स्ट डे फिर वो आया, फिर देखिए घड़ी, नमस्ते नमस्ते, आइए। तो चौथे दिन ठीक हो गया वो। हमें स्कूल में वो अमर चित्र कथा पढ़ाई गई थी, उसमें वो कहानी पढ़ी हमने। उसमें एक शब्द लिखा था, वो शब्द मैंने पहली बार सुना, बाद में तो गीत में आ गया। उस टीचर ने मन में सोचा ये चुप्पी तो बड़ी जानलेवा है। हमें कहा जानलेवा पता नहीं क्या होता है, कलेवा होता है, क्या होता है। बाद में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बताया जानलेवा क्या होता है, जो जान ले ले। और क्या होता है क्या होता है जान ले। और वो बेचारा परेशान हो गया कि कुछ बोल भी नहीं रहा, रोज देखता है, घूर के टाइम देखता है, कैसे झेले कोई आदमी इस बिहेवियर को। तो 4 दिन और टाइम पे आने लग गया। तो सबसे पहले टॉप प्रिंसिपल टाइम पे आएगा तब वो घड़ी देख पाएगा ऐसे, वरना पीछे पीछे भगता हुआ ऐसे देखता हुआ आगे आगे सब लोग जा रहे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले टॉप लेवल को कहिए कि वो चीजों को ठीक करे। तीसरी बात है कि जो मॉडिफाई करना है, नए नियम, नई नीतियां क्रमिक रूप से स्टाफ के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और पूरा स्टाफ को बुला के समझाते हुए कि इसको क्यों लाए हैं, है ना, सहभागिता के साथ। स्टाफ को ये लगना चाहिए कि ये हम पे थोपा नहीं गया है, हमसे बातचीत करके हुआ है। अगर आपने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना हो तो वो इसके सबसे अच्छे प्रमाण हैं। आपको ध्यान है, मैंने बताया था बल्ब बनाने की फैक्ट्री थी, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज किया गया था, नहीं बताया? आज ही बताते हैं, या पहले सुन लीजिए, उससे आपको तुरंत समझ में सहभागिता क्या चीज होती है। मुझे उस स्टडी का एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, तो मैं फिगर्स काल्पनिक लूंगा, लेकिन आप कंसेप्ट समझ जाएंगे उससे, ठीक है? फिगर्स को आप मुझे माफ कर देना। मैनेजमेंट की दुनिया में एक प्रिंसिपल था जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंस्टो टेलर, FW टेलर नाम था उस आदमी का। तो टेलर का प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मतलब चीजें निश्चित तरीके से हों, और बेसिकली मोशन स्टडीज पे था कि जो काम 2 कदम में हो सकता है उसे 10 कदम नहीं चलना चाहिए, और जो मशीनों से हो सकता है इंसान ना करे। जितना मशीनी प्रोसेस बढ़ सके, जितना टाइम बच सके, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये उसका सिद्धांत था। उसमें ह्यूमन फैक्टर पर ध्यान नहीं था। इसके विरोध में एक स्टडी की जिस व्यक्ति ने की, उसका नाम है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो मैनेजमेंट की दुनिया में कुछ कुछ वैसा नाम है जैसा इकोनॉमिक्स की दुनिया में कीन्स का नाम है। इकोनॉमिक्स में एक एडम स्मिथ था जो क्रूर किस्म का चिंतक था, और कीन्स ने कहा कि नहीं, जो कमजोर है उसका ध्यान रखना होगा। ऐसे ही टेलर ने मैनेजमेंट की दुनिया में ऐसे नियम बनाए जिसमें ह्यूमन बीइंग का महत्व नहीं था। एल्टन मेयो ने, हॉथॉर्न एक फैक्ट्री का नाम था अमेरिका में, बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री थी, वहां एक स्टडी की और उसके बेस पर साबित किया कि ना बिजली से कुछ होता है, ना हवा से कुछ होता है, ना पानी से कुछ होता है। अल्टीमेटली जिस चीज से होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो मैं आपको अनुमान से बता रहा हूं क्या स्टडी की। जैसे मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि वहां 7 बल्ब थे एक कमरे में। लाइट की बात कर रहे हैं, कितनी लाइट थी? लाइट थोड़ी सी कम थी। जो टेलर था उसका मानना था कि लाइट पर्याप्त होगी, सुविधाएं पर्याप्त होगी, मैकेनाइज्ड प्रोसेस होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसने एक प्रयोग किया, उन एम्प्लॉइज को बुलाया जो उस कमरे में काम करते, उनसे कहा कि देखो, ये हम चाह रहे हैं कंडीशंस ठीक रहे, हमें लग रहा है कि लाइट थोड़ी कम है, आप बताएं, अगर आपको ठीक लगे तो अच्छी बात है, कम है तो हम इसको ठीक करेंगे। सबने विचार किया, सबने कहा हाँ थोड़ी कम तो है, थोड़ा बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। तो 7 बल्ब में प्रोडक्टिविटी लगभग 60% के आसपास थी उन लोगों की। एक बल्ब बढ़ा दिया, 8 बल्ब हो गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ के 70% के आसपास आ गई। मैं फिर कह रहा हूँ ये फिगर्स काल्पनिक हैं, लेकिन फिगर्स ऐसी ही हैं, इसलिए भी अनुपात वही है फिगर्स का। तो बल्ब बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर इसने फिर से मीटिंग के सबसे पूछा कि यार हमें लग रहा है कि अभी भी लाइट थोड़ी सी कम है, या आपको ठीक लग रही है? जैसा आपको ठीक लगे। सबने विचार किया, सबने कहा सर थोड़ी और कम लग रही है, थोड़ी और बढ़ जाए ना और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा लो। बल्ब बढ़ा दिया, 9 कर दिए, प्रोडक्टिविटी 80% हो गई, बढ़ गई प्रोडक्टिविटी। इससे कुछ लोग कहने लगे लाइट बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मेयो ने करना, अभी तो खेल आधा ही हुआ है, इंटरवल हुआ अभी तो, उसके बाद तो बचाइए। कुछ दिन बाद उसने एक बल्ब खराब करवा दिया, लेकिन लोगों से बात करता रहा और सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, सब बढ़िया, कोई दिक्कत हो तो बताना यार, मिलकर काम करेंगे। और बल्ब खराब कर दिया, लोगों को पता भी नहीं चला बल्ब खराब हो गया, और प्रोडक्टिविटी बढ़ के 85% हो गई। सबसे बात करता रहा, एक और बल्ब खराब कर दिया, प्रोडक्टिविटी 90% हो गई, और बाद में एक और खराब कर दिया। यानी शुरू में 7 थे, अंत में 6 रह गए, और 6 बल्ब पे प्रोडक्टिविटी 95% आ गई। और सिर्फ इतना किया कि सबसे मिलकर बात करता रहा, और इस तरह से कि उनसे पूछता रहा कि और बताएं, और क्या कर सकते हैं कंपनी को अच्छा करने के लिए, आपकी राय बड़ा महत्व रखती है, आप समझाएं क्या करें।
और उन एम्प्लॉइज को पता भी नहीं चला कि बल्ब 9 के 6 हो गए। 7 बल्ब पे प्रोडक्टिविटी 60 आ रही थी, 6 पे 95% हो गई। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से कई निष्कर्ष निकाले गए थे। एक्सपेरिमेंट इतना ही नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें थी, पर इस एक्सपेरिमेंट से बहुत रोचक निष्कर्ष निकला कि अगर कर्मचारी को यह भरोसा हो कि मैनेजमेंट उसकी बात सुनती है, मैनेजमेंट उसकी बात को महत्व देती है, उसकी राय का महत्व है, तो बहुत सारी अन्य चीजें, भौतिक सुविधाएं, वेतन तक मैटर नहीं करता है। कोई व्यक्ति अपना कम वेतन एक्सेप्ट कर लेगा, बस उसे यह भरोसा हो कि उसकी बात का महत्व है, उसका सम्मान है संगठन में। इसको बोलते हैं ह्यूमन अप्रोच इन मैनेजमेंट। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ नए नियम बनाने हैं, तो जब भी आप नए नियम बनाएंगे कर्मचारी को लगता है कि मेरे खिलाफ हो रहा है सब कुछ, तो जितना सहभागिता के साथ बनाएंगे उतना बढ़िया। और मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा लेसन है, कल को आपके सामने कभी संकट आए ना, तो मैंने तो इसका प्रयोग सीखा कुछ दिन पहले और बड़ा अच्छा प्रयोग हो जाता है इसका। जब भी 3 4 5 लोग आए समस्या लेकर, प्यार से सुनिए, फिर उनको बोलो कि समाधान आप जो चाहेंगे मैं कर दूंगा, आप सारे बैठिए आपस में, इसका समाधान निकाल के लिख के ले आइए मेरे पास। आप जो समाधान लाएंगे बस अव्यावहारिक मत लाना, जो व्यावहारिक समाधान लाएंगे हम उसको मान लेंगे, और आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जब वो समाधान निकालेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि समाधान नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे समाधान नहीं हो सकता तो नाराज हो जाएंगे। अगर आपने उन पे छोड़ दिया कि समाधान ले आओ, जो ले आओगे हम कर लेंगे फाइनल, आप विश्वास रखो, आप जो कहेंगे वही होगा, बस आप समाधान निकाल के उसको लिख के ले आओ। 10 में से 9 मामलों में वो उसके बाद आएंगे नहीं, और आएंगे तो बोलेंगे कि सर ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, मैनेज हो रहा है अभी आराम से। क्योंकि उंगली उठाना सबसे आसान काम है, समाधान निकालना सबसे मुश्किल काम है। और जब आप उसी को कहेंगे समाधान निकालो, तब समझ में आता है। बस उसको ये भरोसा होता है कि मुझ पर विश्वास किया गया, मुझे इस लायक समझा गया, जबकि बॉस उसको नालायक समझता है, इसीलिए उसको निकाल के दिखा समाधान का वक्त, खाली प्रॉब्लम लेके आ जाता है और समाधान निकलता नहीं है। चलिए, तो तीसरी बात ये होगी, पार्टिसिपेशन की भावना के साथ इन चीजों को बढ़ाएं। उसके बाद नंबर 4 पर यह करें कि जो नई नियुक्तियां हैं, नई नियुक्तियां उनके कीजिए जो नई शर्तों के साथ काम करने को तैयार हो, क्योंकि नई नियुक्तियों वालों को दिक्कत नहीं होती है। जो पहले से किसी संगठन में काम करते हैं उनको हमेशा लगता है कि यह नया क्यों हो रहा है, और वो नया नियम बना, उसके बाद जो नियुक्ति हुई उसको क्या दिक्कत है, उसको तो पहले से पता है कि इस नियम के साथ काम करना है, तो दिक्कत नहीं आती है। 5वां माना जाता है कि जो व्यक्ति पुराने हैं और नई कार्य संस्कृति को अपनाने में नाकाम हैं, डेविएंट्स हैं, विपथगामी हैं, जो विचलनकारी तत्व हैं। कुछ तो जब आप नए नियम बनाएंगे ऑफिस में तो 3 4 तरह के रिस्पॉन्स हैं। कुछ लोग मान लेंगे उसको, वो पंगा मोल लेने वाले लोग नहीं है, मान लेते हैं। कुछ पैदाइशी आज्ञाकारी होते हैं, जैसे आप नया नियम है, यस सर आपके कल से नहीं, सर आज से करेंगे हम, तो कई तो ऐसे होते हैं, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ नाराज होते हैं पर उनको पता है कि पंगा मोल लेना ठीक नहीं है, तो मान लेते हैं आराम से। कुछ नाराज दिखते हैं कि सर ये ठीक नहीं है, सर कि सर ठीक नहीं है, आप तो ये सब कोई बात नहीं, ठीक नहीं है, नाराजगी दिखाएंगे लेकिन कर लेंगे आराम से। कुछ होते दुर्फंदी टाइप के लोग, वो मानना नहीं चाह रहे और उनको पता है कि सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, बाकी सबको संतोष भड़काएंगे, अरे तुम्हारे खिलाफ है, ध्यान, इस तरह से करते करते आपस में गुटबाजी कर लेंगे और दबाव बनाएंगे संगठन पे कि हम सब एक हैं, हमारी बात को मानना होगा। अब संगठन के पास 2 रास्ते हैं, कह रहे कि आप सब एक हैं, ठीक है मान लेते हैं, दूसरा आप सब एक हैं, एक साथ चले जाओ, बात खत्म। और उस केस में क्या होगा, विचलनकारी तत्वों में से कुछ को सैंपल के तौर पर निकाल देना ठीक रहता है। कुछ को, एक आध को निकालते क्या होता है, बाकी लोग फिर शांत हो जाते हैं, फिर बाकी की क्रांतिकारिता कब हो जाती है। कुछ को निकाल देना ठीक है, मतलब पहले मौका देना चाहिए कि भाई सुधर जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो ना ही माने तो उसको बोलो कि ठीक है। कई लोग धमकी देने आते हैं किसी भी संगठन में कि देखो ऐसा कर दो, वो ये कर देंगे, तो आप बोलो चलो वो कर दो यार, तुम वो कहो मत, वो कर दो, जो कर दोगे ना वो कर दो। मैंने बंद किया, आपको बंद नहीं करना है, अभी और बचा हुआ है। और छठा तत्व ये है कि बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे वर्कशॉप आदि के माध्यम से नई कार्य संस्कृति को अपने पूरे स्टाफ को लगातार समझाना, कम्युनिकेट करना, उनकी दुविधाओं को दूर करना। कई गलतियां होंगी कि वो समझ नहीं पाए थे, वहां लिबरल रहना चाहिए। जब तक कोई जानबूझ के गड़बड़ ना कर रहा हो तब तक उसको परेशान नहीं करना चाहिए। जब कोई जानबूझ के परेशान करे उसको आप थोड़ा सा हड़का दीजिए, निकाल दीजिए। और शुरू में ध्यान रखना, नई नीतियां क्रमिक रूप से हो और थोड़ा सा यहां पर ले लीजिए लचीलेपन के साथ होनी चाहिए। कि नियम बनाया और आपने अपने HR हेड से कह दिया कि देखो 1 महीने तक किसी को पनिशमेंट देना मत, पर ये नियम बना दो कि पनिशमेंट मिलेगी। लोग डरे पर पनिशमेंट हम देंगे नहीं, धीरे धीरे। जैसे GST आया ना, 6 महीने तक छापा ही नहीं पड़ा किसी के ऊपर। सरकार के पहले समझने दो इन लोगों को, एक बार समझ ले फिर इनको समझेंगे ठीक से, पहले इनको समझने दो आराम से। तो नई नीति हो, लचीलेपन के साथ लाइए और धीरे धीरे ऐसे करते हुए आगे बढ़िए।